Before starting today's program, as Gaurav Pradhanji has said that three dangerous minds is speaking, इस bombastic program के start करने से पहले I would like to take opportunity to thank Reach India, Gaurav Pradhanji and Maniji for providing me this opportunity. Being a Pakistani national, hosting this program is really, मैं बता नहीं सकता कि कितना ऑनर की बात है मेरे लिए. आप लोगों का ट्रस्ट है मुझ पे, आप लोगों ने इतना ट्रस्ट दिया है, ये मुझे ओवरवेलम करता है कि आई एम मतलब गौरव प्रधान जी और मनी जी जैसे अजीम लोगों को मैं होस्ट कर रहा हूँ. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. गौरव प्रधान जी और मनी जी से बातचीत शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि मनी जी पहले अपनी इस बुक के बारे में बताएं, डिसेप्शन के बारे में, कि ये क्या चीज है और क्या वो हालात है जिसने इनको ये किताब लिखने पे मजबूर किया. देखो, इस ग्रंथ के नीचे जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक परिवार का जो राज्य जिनके बाहर संभाला है वो राजकता रहा या अराजकता रहा, ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं. उन्होंने अपने ही परिवारवाद और वंशवाद को देश के हितों के आगे रखते हुए किस सीमा तक जा सकते हैं या कोई हद ही नहीं है, बेहद वो कुछ भी कर सकते हैं, इसका एक छोटा सा नमूना है. और बहुत ही उनको स्वयं खुद को आश्चर्य हुआ था जब 2004 में वो वापस किसी तरीके से भारत के राज्य शासन में आए थे. ये तथ्य है, ये सच्चे तथ्य है, ऑन रिकॉर्ड है कि तत्कालीन जो बहुमत पार्टी थी, दल था, उसके इतने सीट नहीं गए थे, परंतु उसके जो साथी पार्टियों ने कुछ दल बदलू करके यूपीए सरकार का गठन हुआ था 2004 में. ये वेरीफाइबल फैक्ट. तो उसके बाद जो उन्होंने प्रलय किया था, उन्होंने जो दंग मचाया है, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के साथ विरुद्ध, दूसरे कम्युनिटी के विरुद्ध भिड़ा के उनको तिरस्कृत करके, उनको बदनाम करके, उनका अपमान करके, उनको ये एक मिलिटेंसी का जो नाम दिया है वो एक झूठा साजिश था. उसको आपको पता है कि मैंने पीछे वाली किताब में तो इस मामले में पर्दाफाश भी किया है, परंतु इनका ये एक 10 साल के कार्यकाल का नहीं है. ये तत्काल, हालांकि ये 10 साल के कार्यकाल के कुछ इवेंट्स के बारे में बताता है, परंतु इस बड़े सौभाग्यवंश से हमारे पिताजी भी सरकारी अधिकारी थे और इन्हीं सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में काफी लंबा उनका कार्यशैल का समय रहा है. तो उन्होंने भी अपने तरीके से जो कुछ तजुर्बे, कुछ अनुभव वगैरह जो हमारे परिवार में ऐसे बात करते रहते, तो उसके बारे में भी काफी कुछ कहा है. वो उस संदर्भ की बात है जब मुझे एक तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा था किसी सिद्धांत और आदर्शशिला के साथ खड़े होने के वजह से, सत्य के साथ खड़े होने के कारण तत्कालीन सरकार मेरे को प्रताड़ित कर रही थी. ये सब मैं तत्व है विच आर वेरीफाइबल फैक्ट्स अगेन. तो घर में जब आता था तो ये कहते थे कि ये जो सरकार है, ये जो परिवार है, ये अपने आप के अपने हितों को, परिवार के और वंश के हितों को आगे रखते हुए कुछ भी कर सकती है. और 1970 के दशक में इन्होंने एक और समुदाय को जो तत्कालीन इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस में बड़े हाई परसेंटेज में थी, उनको इसी तरीके से बदनाम किया था. एक साजिश के तहत उनको बदनाम करके उसका कारणवश उन सिक्योरिटी फोर्सेस में
आने से उनको अप्रोत्साहित करके उनको सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस से वंचित रखा और उनके अंदर जो पलायन का कीड़ा डाल दिया कि विलायत में पलायन करने का, जो आज भी बहुत ही प्रसिद्ध है ये कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी के बारे में। और ये एक मूल कारण है खालिस्तानी मूवमेंट और कई चीजों का। आज कई चीज संभल नहीं रही, इसका मूल कारण 1974 में जाता है। ये दो चीज और भी छोटी छोटी कई अनुभव हैं। और कैसे ये किसी अनुभव के हिसाब से नहीं लिखा, क्योंकि अनुभव निकाल से कुछ व्यवस्था हो सकती थी। इस कारणवश मैंने इसको एक काल्पनिक ग्रंथ के तरीके से, फिक्शन, and all names, places are all matter of imagination and they are only imagination, and any resemblance to anybody is purely coincidental. ये बिल्कुल ही इत्तेफाक की बात है कि किसी आदमी एग्जिस्ट करता और उसका नाम इसमें आ गया हो। ऐसा कोई मेरा उद्देश्य नहीं था, ऐसा कोई। तो ये समीकरण है इस किताब के। धन्यवाद, थैंक यू। गौरव जी, आपकी तरफ में आऊंगा। आउट ऑफ सिलेबस एक सवाल है आपसे, वो ये है कि मुझ जैसे लोग जिनके पेरेंट्स ने भारत में पैदा हुए, हमारे तो पुरखों ने सदियों से भारत में ही रहते रहे, गुजरात में पैदा हुए और हजारों साल से वहीं के लोग थे। आज हम 72 साल से, मैं पहली अपनी पीढ़ी में पहला आदमी हूं जो पाकिस्तान में पैदा हुआ, लेकिन आज 56 साल की जिंदगी गुजारने के बाद मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, क्योंकि पाकिस्तानी तो एक आर्टिफिशियल कंट्री क्रिएट किया गया। तो क्या आप समझते हैं, ऐसे मेरे कई सिंधी दोस्त हैं जो कहते हैं यार हम लोग इंडियन है, हम लोग कहां से पाकिस्तानी हो गए। एक पठान है फौजिया रऊफ साहिबा, वो फखर से अपने आप को भारतीय कहते हैं। तो क्या हमें नेशनलिटी नहीं चाहिए, लेकिन हम अपनी आइडेंटिटी इंडिया बताते हैं, हम गलत हैं? नहीं आरिफ साहब, बिल्कुल गलत नहीं है आप, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं है, एक सभ्यता है। और चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, बॉर्डर खिंच गए, लेकिन सभ्यता तो वो ही रही। तो आप मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, सिंधी हो, पठान हो, आप उसी सभ्यता के हिस्से हो और रहोगे। 1947 में कुछ जिहादी तत्व, और मैं उसको पाकिस्तान नहीं बोलता हूं, इट इज अ नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ पार्ट लैंड ऑफ इंडिया which is illegally occupied by certain set of jihadis to set their personal agenda. अगर आज आप पाकिस्तान में बोलें कि पाकिस्तान भारत में मर्ज हो रहा है, तो नेतागिरी और जो चोर उचक्के बैठे हैं वहां पर और जो आतंकवादी बैठे हैं वहां पर, स्टेट एक्टर्स हैं और सारे ही स्टेट एक्टर्स हैं, उनको छोड़ के जो आम पाकिस्तान की जनता है, मेरे ख्याल से उनके लिए इससे ज्यादा सुखद अनुभव कुछ नहीं होगा। क्योंकि भारत में जुड़ने का मतलब है उनका एक अच्छा कैरियर बनना, व्यवसाय बिजनेस करने के अच्छे माध्यम खुलना, पढ़ाई का अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश होना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपने पुराने लोग जो बिछड़ गए हैं उनसे वापस गले मिलना। तो पाकिस्तान को मैं एक सॉवरेन नेशन कभी नहीं माना, और वो सॉवरेन नेशन अब रहा भी नहीं। अब तो पाकिस्तान चाइना की पूर्ण रूप से रखेल हो गया, और पाकिस्तान एक देश नहीं है बल्कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया और नॉर्थ इंडिया की इलीगली ऑक्युपाइड लैंड बाय सर्टेन सेट ऑफ पॉलिटिकल जिहादीज। मैंने आपके शो में पहले भी बोला था, पाकिस्तान की जो नींव रखी गई है
70 साल, 72-74 साल में, वो केवल 3 चीज पे रखी गई है: कश्मीर, जिहाद और रियासत मदीना का भूत। और इनमें से तीनों में वो सफल नहीं होगा, ये लिख के मैं दे देता हूं। ये जो चौधरी बनने की बीमारी है मुसलमान की, मुसलमानों के चौधरी बनने की बीमारी है पाकिस्तान को, ये बीमारी ही पाकिस्तान को लेके डूब गई। देश बहुत सारे हैं, पाकिस्तान से भी छोटे हैं। आपके सामने ताइवान भी है, आपके सामने हांगकांग भी है, और भी बहुत सारे देश हैं। किसी ने टूरिज्म में नाम कमाया, किसी ने टेक्नोलॉजी में नाम कमाया, किसी ने बिजनेस इंडस्ट्री में नाम कमाया। पाकिस्तान ने जिहादी में नाम कमाया। तो आरिफ भाई, आप भारतीय हैं और रहेंगे, क्योंकि आपके पास बेशक भारतीय पासपोर्ट ना हो, आपके पास बेशक भारतीय, और जो आप एक महिला की बात कर रहे थे उनके पास भी पासपोर्ट ना हो, लेकिन आपकी सभ्यता, आपके संस्कार भारतीय हैं और रहेंगे, और वो कोई भी लकीर मिटा नहीं सकता। थैंक यू सर, थैंक यू। इट्स एन ऑनर। और जब मैं अपने आप को अपनी बिलोंगिंग की तरफ देखता हूं तो मेरा सर फखर से ऊंचा हो जाता है कि मैं उस जमीन से ताल्लुक रखता हूं, उस नस्ल से, उस हेरिटेज से ताल्लुक रखता हूं जिसको दुनिया में बड़ी इज्जत मिली है हिस्टोरिकली। मनी जी, आपकी तरफ आऊंगा। आपके लिए एक सवाल भेजा है कि आपने इशरत जहां केस में गुजरात हाई कोर्ट में कुछ चीजों को एक्सपोज किया था जिसने बड़ा लोगों की आंखें खोली। कुछ हमें उस केस के बारे में बताएंगे सर? देखिए, इशरत जहान एक आतंकवादी थी जिसको रिक्रूटमेंट जो है मुजम्मिल भट्ट ने किया था। वो भी एक इनके जिहादी ISI जिहाद कॉम्बाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फिदायीन था। अच्छा, इशरत जहान के जो डेथ के ऊपर बात करते हैं, उस गाड़ी में 4 व्यक्ति थे। एक इशरत जहान, एक और आदमी था जो पैदा हुआ था प्रणेश कुमार पिल्ले के नाम से, परंतु ठीक है, स्वेच्छा वो अपना मजहब बदल लिया था। जावेद गुलाम मोहम्मद शेख कह के उसका नाम हो गया। उसमें किसी को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। परंतु उसके बाद 2 पासपोर्ट थे, ये रिकॉर्ड में है, एक पुराने नाम से और एक नए नाम से, और दूसरा उसके ऊपर हमारे पास बाकी 2 व्यक्ति उस गाड़ी में थे। ब्लू इंडिका जो बहुत ही नोटोरियस बन गया था, हर फिल्म, हर टीवी चैनल में, हर जगह दिखाया गया था सिंपैथी ग्रेन करने के लिए। वो जो है उसमें बाकी 2 लोग थे जो जीशन जौहर और अमजद राणा। पूरे मीडिया में अब तो इशरत जहान केस में जितने पुलिस ऑफिसर थे वो भी कोर्ट से वो बन के आ गए और इनोसेंट कह के बरी होके आ गए हैं। परंतु आज भी किसी मीडिया चैनल ने ये नहीं बताया कि 4 में से 2 पाकिस्तान से अवैध तरीके से, illegally they had entered Indian territory and one was caught once in J&K Gauris, reported back and he managed to come through Gujarat border. ये उनके थे। तो देखो, अगर वो लोग अच्छे काम कर रहे थे, बढ़िया काम कर रहे थे, कुछ भी काम कर रहे थे जो लेजिटिमेट और लीगल है, तो पाकिस्तानी को, 2 पाकिस्तानियों को इलीगली में इंडिया आने की कोई जरूरत नहीं थी। परंतु ये बहुत बड़ा साजिश था। उनका उद्देश्य, their purpose, their objective was to assassinate the then chief minister and the then home minister of Gujarat. This happened on 15th of June 2004. But when the Gujarat police
based on the intelligence agencies' input, stopped them outside the premises of city of Ahmedabad. They started the first fire. ये forensic report में है. ये भी किसी मीडिया वाले ने आज तक नहीं बताया. और मैंने एक बार टाइम्स नाउ में पहली बार मार्च 2016 में I brought this to light that this is crossfire, this is not an encounter. The policemen fired when the fire started from the Blue India car, back seat of Blue India car, where the two Pakistanis are sitting. ये मैंने पहले भी बताया और कई जगह I have told. It is a crossfire, it is not an encounter. पुलिस ने भगा के नहीं मारा उनको. और उसके बाद मैं यहाँ तक प्रमाण दिए थे. I brought in the proofs कि भाई इन्होंने जो CDR रिकॉर्ड्स वगैरह का जो हमारे पास इनपुट था वो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के इनपुट से ही था कि ये फलाने जगह जाके आर्म्स खरीदा है, यहाँ पर ट्रेनिंग लिया, सब कुछ. वो क्या हुआ वो हमने गुजरात हाई कोर्ट में डाल. इसका शुरुआत कैसे हुआ था? जब ये मर गए, ये चारों मर गए, जुलाई 15, 2004 को गजवा टाइम्स जो जैश ए मोहम्मद का माउथ पीस मानते हैं, एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इशरत जहान को सराहना करते हुए लिखा था कि एक बहुत ही हमारी ब्रेव फिदाइन गॉट किल्ड इन अ मिशन. ये रिकॉर्ड है. उसकी पेपर कटिंग भी हमने लगा दिया था. ये सब गुजरात हाई कोर्ट में हमने प्रस्तुत कर दिया था, समर्पित कर दिया था हमारे हलफनामे. परंतु तत्कालीन सरकार को वो रास नहीं आ रही थी. अच्छा, जो पहले हलफनामा हमने दिया था उसमें पी चिदंबरम तत्कालीन गृह मंत्री, 2009 की बात है, 6 अगस्त 2009 में उनसे मैंने अनुमोदन लिया था. अप्रूवल हैड बीन टेकन फ्रॉम पी चिदंबरम. लेटर ऑन क्या कारण थी, क्या वजह थी, उन्होंने सडनली आके एक दिन सबको डांटा और अपने पास फाइल मंगा लिया. फाइल मंगा के 3-4 रोज बाद उनका एक रिटर्न ऑर्डर आता है एक न्यूज पेपर में कि आई हैव ड्राफ्टेड एन अनदर एफिडेविट, गेट इट वेटेड बाय अटॉर्नी जनरल. तब अटॉर्नी जनरल भानावती थे या मिलन बैनर्जी थे, जो भी थे. और वो पता किया था अटॉर्नी जनरल लंदन में है. हमने मंत्री जी को बोल दिया था, उन्होंने कहा नहीं, अटॉर्नी जनरल से मेरी बात हो गई है, इसको जाके गुजरात हाई कोर्ट में फाइल किया जाए. अब पहले में हमने सारे प्रमाण दे चुके थे कि ये सारा चीज है, शी वाज अ टेररिस्ट. वो जो टेररिज्म का जो वर्ड था दैट शी वाज अ फिदाइन टेररिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसको उन्होंने सेकंड एफिडेविट में वो कर दिया था, रिमूव कर दिया था. सेकंड एफिडेविट जो 29 सितंबर 2009 को मैंने ही फाइल की. तो मेरे से पूछा भाई आपने पहले ये बोला और दूसरे बार ऐसे बोला, क्यों किया? मैंने कहा देखिए, मेरे तरफ से जितना जो सरकार का जो कार्य प्रक्रिया है या कंडक्ट रूल्स वगैरह, जो आचार नियम वगैरह हैं, कि आप अपने सीनियर के पास सारी चीज रख दें, और सारी चीज रखने के बाद अगर फिर भी वो गलत ऑर्डर देते हैं तो आपको जाके उसको वो करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. तो इसलिए मैंने पूरा फाइल में रिकॉर्ड किया कि मैं ये नहीं कर रहा, इसलिए जाके हमने फाइल कर दिया. ये इट्स अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड. कंडक्ट CCS कंडक्ट रूल 3 says so. So I had no option but to, when the written orders are issued by the highest authority in the Ministry of Home Affairs, फाइल कर दिया, बात खत्म हो गई. जैसे हुआ फिर ये एक SIT फॉर्म हुई थी. गुजरात हाई कोर्ट ने एक SIT का आदेश दिया था. वो SIT में एक पर्टिकुलर अधिकारी जो थे उनको उस SIT का सदस्य नहीं बनाया था. अब गुजरात हाई कोर्ट का ऑर्डर है 1/12/2011 का कि ये मदद करेंगे, परंतु वो क्या ऐसा स्ट्रैटेजी के लिए किया कि बाकी जितने चेयरमैन आते थे उनसे लड़ाई करके वो खुद भाग जाते थे बदतमीजी से.
उन्होंने पूरा कंट्रोल ले लिया था। उसी दौरान मेरे को फिर दोबारा बुलाया क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया। मैंने कहा भाई आई एम ओनली अ विटनेस, आई एम नॉट अ। करते करते उन्होंने कहा देखो बात सुनो, ये पूरा डिजाइन ऊपर से बना, टॉप हमारे डायरेक्टर सीबीआई हैं, उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया है कि वो 2 अंदरवियों का अंदर करेंगे, सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी। अच्छा, उन्होंने कोई नाम नहीं लिया था, उन्होंने यही बोला था सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी। अब डॉक्टर गौरव प्रधान जी विद्वान है, वो रोशनी डाल सकते सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी क्या होता है। तो मैंने कहा जो भी है, जो ट्रूथ है, आई एम विद दैट, आई डोंट बॉदर तुम्हारा डायरेक्टर किसको प्रॉमिस करता है किसको नहीं करता। तो तभी उसने उठा के एक सिगरेट स्मोक कर रहा था, ऑल्दो इट इज बैंड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, ये वाज स्मोकिंग, उठाया और सीधा उठा के मेरे पैंट पे लगा दिया। वो पैंट वगैरह भी लोगों ने देखा कि कैसे उसने बर्न किया था। फिर आई सेड मैं आई विल आल्सो नॉट स्टॉप एट दिस, आई हैव ऑलरेडी कमीशन्ड वन ऑफ माय पर्सनल फ्रेंड हु इज अ लॉयर, सुप्रीम कोर्ट लॉयर, he will knock the doors of chief justice or he get you framed। उन्होंने कहा यार ये तो टेढ़ा हो गया, तो वो उससे क्या किया, गाड़ी में बिठा के मेरे को वापस भेज दी। तो द सिगरेट इंसिडेंट इज वेल नोन, ही सिंपली बर्न्ड माय पैंट। लकीली वो पॉकेट का कुशन आ गया था, आई डिड नॉट गेट, बट दीस आर ऑल व्हाट हैपेंड इन इंस्टाग्राम। आई हैव सेंट यू वेरी ब्रीफली, बड़े समीक्षा करने से, बहुत ही छोटे तरीके से। आप सफेद दाढ़ी क्या काली दाढ़ी कौन है, वो बाई चांस आज एक होम मिनिस्टर है और एक प्राइम मिनिस्टर। बट इट वॉज वेरी क्लियर, उनके डायरेक्टर साहब भी अब रहे नहीं, जो जिस डायरेक्टर ने किस अथॉरिटी को प्रॉमिस किया ये नहीं बताया। बट आप लोग एक और एक जोड़ के 1+1 2 कर सकते हैं, तो यही मैं बोल रहा हूं कि 1+1 2 करो उसमें। और डायरेक्टर साहब सिन्हा साहब के खुद के वो कुछ मीट एक्सपोर्टर के साथ मोहम्मद कुरैशी और अन्य चीजों के साथ काफी कनेक्शन रहा है। तो वो डायरेक्टर साहब, अब जनरली हमारे यहाँ एक संस्कृति है, एक प्रथा है कि जो आदमी चले गया उसके बारे में दुष्शब्द नहीं बोलते, इसलिए मैं उस डायरेक्टर साहब का नाम भी नहीं लेना चाहता। नमस्ते। डॉक्टर प्रधान जी, मैं कुछ आपको पीछे हिस्ट्री में ले जाना चाहूंगा। आपने देखा आरिफ भाई, इससे पहले आप कुछ पूछे, मैं जरा मनी सर की बात में कुछ चीज जोड़ दूं। जी 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 प्लीज। ये सिगरेट इंसिडेंट बड़ा फेमस है और इसमें एक नाम आता है सतीश वर्मा का, जो काफी इस सारी ट्रिक को इस्तेमाल करते थे अपने सबऑर्डिनेट्स में, पीयर्स में, एजेंसी में, और वो खैर आजकल जेल की हवा खा रहे हैं। मैंने बहुत पहले लिखा था ये जेल जाएंगे और निकलेंगे नहीं। जब मनी सर ने बताया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी हैं, कोर्ट में सबूत भी दिए हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मनी सर को मैं अपने लेवल पे बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट के बारे में तो कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो मेरा डोमेन नहीं है, लेकिन जो मेरा डोमेन है उस बारे में बताएं। जब इशरत जहां का प्लान और या कहें डिजाइन फेल हो गया 2 लोगों को खत्म करने का, तब ये प्लान बना कि इनको जेल करी जाए। तो वो इशरत जहां कंट्रोवर्सी दरबारी पत्रकारों के माध्यम से, जो परिवार ने पिछले कई सालों में बनाए हैं, जो इकोसिस्टम बनाया है, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे वो मीडिया का हो, चाहे वो इंटरनेशनल एनजीओस का हो, उस माध्यम से कोशिश करी गई इन दोनों को जेल में भेजने की, ताकि ये जेल में सड़े। लेकिन जब वो भी फेल हो गया तो फिर दूसरी ट्रिक इस्तेमाल करी गई, और वो ट्रिक का नाम था कसाब। बहुत सारे लोग या ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि 26/11 कसाब ने करा था। दरअसल कसाब को ट्रेन 26/11 के लिए नहीं किया गया। कसाब को ट्रेन इन दोनों लोगों को उड़ाने के लिए किया गया था,
क्योंकि इन दोनों को मुंबई आना था कुछ फंक्शन में और वहां पर ये अटैक होना था। लेकिन चूंकि वो फंक्शन की मीटिंग कैंसिल हो गई और इस तरह की जो ट्रेनिंग दी जाती है ये कोई मिलिट्री ग्रेड ट्रेनिंग नहीं होती है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग होती है कि आप किसी इंसान को एक टास्क के लिए, एक ब्लूप्रिंट के लिए, एक डिजाइन के लिए ट्रेन करते हैं और जब आप ट्रेन करते हैं उसकी शेल्फ लाइफ भी उतनी ही होती है, 10 to 12 days। ठीक है। तो जब ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया और एक एसेट पे इतना पैसा खर्च कर दिया था, ट्रेन कर दिया गया था, तो प्लान में सब्जेक्ट चेंज हो गया, प्लान चेंज नहीं हुआ। और सब्जेक्ट दाढ़ी वालों को छोड़ के सब्जेक्ट ताज होटल, ट्राइडेंट होटल हो गया, पर मोडस ऑपरेंडी वो ही रही। इस सारी चीज की जानकारी एक मिलिट्री ऑफिसर को थी जो ये चेंज ऑफ प्लान बताना चाह रहा था, क्योंकि वो इंटेलिजेंस यूनिट का आदमी है। इन्होंने उसके खिलाफ केस बनाया और उसको अंदर करा, और ताकि ये ना लगे कि ये केवल मिलिट्री रिवेंज है या ये प्लानिंग को एक्सपोज करने के लिए थे, क्योंकि वो कोर्ट में वीक हो जाता, इसलिए उन्होंने उसको हिंदू टेरर का या हिंदू ब्लास्ट का कैमोफ्लेज करा। और उसको कैमोफ्लेज करने के लिए बदकिस्मती से साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद को लपेटा गया। जो ये मिलिट्री ऑफिसर है और बहुत हाईली रिस्पेक्टेड है, मेरा पर्सनल दोस्त है, जूनियर है, मेरा बहुत अच्छा अजीज दोस्त है, ये इसका ऑपरेशंस कभी टेरर नहीं था। इसकी डोमेन एक्सपर्टी जो थी फेक करेंसी रैकेट था। और ये फेक करेंसी रैकेट जो ये एक्सपोज कर रहा था वो नागपुर से ओरिजिनेट होती थी, नासिक से और नागपुर से, और इसमें बासमती चावल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व था। तो मनी सर ने जो बात बोली है वो वैलिड है, और वो इसलिए वैलिड है क्योंकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कोर्ट में, लेकिन उसके आगे और पीछे के तार बहुत लंबे हैं। और मैंने इसमें बहुत डिटेल में एक थ्रेड लिखा था ट्विटर पे 2016 के शुरुआत में, और कुछ ऐसी बातें लिखी थी जो भारत में केवल 5 लोग जानते थे, मैं छठा था। तो जो फौजी जेल गया था, जब वो जेल से बाहर आया तो एक मित्र के माध्यम से, क्योंकि मेरा नंबर तो किसी के पास होता नहीं, तो मेरे एक मित्र के माध्यम से मेरे पास कॉल आई कि हम मिलना चाहते हैं। मैं उस दिन पुणे ही में था, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने डिनर पे अपने घर में इनवाइट करा, तो हम गए, क्योंकि वो पब्लिक में ज्यादा नहीं मिल सकते थे, तो हम डिनर पे उनके घर चले गए। उसका एक ही सवाल था कि जो चीज केवल 5 लोगों को पता थी वो आपको कैसे पता। मैंने कहा जो मैंने लिखा है ना वो केवल 10% भी नहीं है, 95% तो मैं खा गया हूं। अब मनी सर की एक बात पे मैं और पॉइंट करना चाहता हूं कि ये सारे लोग सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी के पीछे क्यों पड़े। सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी के पीछे 2002 के दंगों को लेके नहीं पड़े थे। जिसको ये लगता है कि 2002 का दंगा कारण था वो गलत है। अगर इस चीज को समझना है तो 1970 के दशक में या 1980 के दशक में जाना चाहिए, जहां सफेद दाढ़ी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि भाजपा का संगठन गुजरात में खड़ा करना।
क्योंकि गुजरात में भाजपा का संगठन खड़ा नहीं हो रहा था। तो एक कहावत थी, एक सेइंग थी गुजरात में, देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया। ये 70 और 80 के दशक की बात है और गुजरात का बच्चा बच्चा ये जानता है कि सफेद दाढ़ी ने संगठन को गुजरात में खड़ा कर। बहुत सारे लोग हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय आदरणीय अटल जी को कहते हैं कि वो सफेद दाढ़ी को चीफ मिनिस्टर बनाया। ये भी बात गलत है। तो कांग्रेस की या परिवार की एक बहुत अच्छी खासियत है, ये अपना खतरा दूर से भांप लेती है। एग्जैक्टली, विजन। और ये खतरा कैसे भांपती है? अकल इसमें नहीं है। ये वो कंप्यूटर है जिसमें हार्ड ड्राइव नहीं है, ये नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर है। और नेटवर्क का सर्वर जो है वो पिंडी में बैठता है। तो जब लोग कहते हैं कि हिंदू टेरर पी चिदम्बरम ने इजाद करा या दिग्विजय सिंह ने इजाद करा, ये टोटली गलत है। हिंदू टेरर शब्द का इस्तेमाल या इसका नामकरण सबसे पहले आईएसआई चीफ पाशा ने किया था, शुजा पाशा, जो उसने इस परिवार को भेजा जो कि उसकी फ्रेंचाइज है। भारत में आईएसआई की जो फ्रेंचाइज है वो परिवार है। अब किस कारणों से है वो बाद में बात करेंगे। I will just make one small addition to this. सर, रिसेप्शन किताब को आप पढ़ोगे, you will simply realize. सर मैं आ रहा हूं। One second. The Hindu ISI and परिवार जिसकी बात कर रहे हैं, they conspired to kill Indian Muslim to blame it on Hindus. That is the entire theme of the entire reception book. सर मैं उसी पे आ रहा हूं। फिर इस परिवार ने, ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो हिंदू टेरर को आगे लेके जाए? तो इनको एक गधे की जरूरत थी जो लिखा हुआ, जैसा परिवार ने लिखा वैसा आगे आके मुंह खोल के बोल दे। तो एक उस हवलदार को पकड़ा गया, फ्लॉप हवलदार को, जो होम मिनिस्टर बन गया था। तो हिंदू टेरर की कहानी यहां से शुरू होती। और जब बात हम करते हैं परिवार की, तो मैं कुछ काम कर रहा हूं अभी, क्योंकि मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ तो 1 महीने में कुछ कर नहीं पाया अपने काम के चक्कर में, इसलिए मुझे वक्त लग रहा है। मैं YouTube पे करूंगा। मैं क्रोनोलॉजी लिख रहा हूं, फैक्ट बेस। मनी सर होम मिनिस्ट्री से हैं, इनको पता होगा कि रॉ का असली नाम कैप्सेक था और कैप्सेक होम मिनिस्ट्री की यूनिट थी रिसर्च के लिए, एकेडमिक रिसर्च के लिए, इंटेलिजेंस के लिए नहीं। और ये सितंबर 1968 में एस्टैब्लिश हुई थी, जबकि इस परिवार का जो कर्ता धर्ता है वो भारत में और प्रधानमंत्री निवास में घुसा था फरवरी 1968 को। इसलिए उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री को कैप्सेक बनानी पड़ी, क्योंकि अंदेशा तो था और केजीबी को नाराज कर नहीं सकते थे और केजीबी से छुप के एक्सटर्नल इंटेलिजेंस का काम करना था। तो
मैं हमेशा लोगों को एक चीज सिखाता हूं कि एक होता है परसेप्शन, जो आपको मीडिया में दिखता है, सोशल मीडिया में दिखता है, और तथा कथित सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, जो अभी नए नए एक्सपर्ट बने हैं, मतलब 2-4 दिन में पजामे का नड़ा बांधना आता नहीं है, एक्सपर्ट बन गए। उनकी इतनी सोच नहीं है कि वो इतिहास में जाके देखें। और अगर आप इतिहास में जाके देखोगे तो आपको सारा कच्चा चिट्ठा और क्रोनोलॉजी समझ में आ जाएगी। और मैं आप सबसे एक वादा करता हूं कि मैं अब अगले 1 महीने में एक किसी भी चैनल पे एक वीडियो करूंगा, या शायद अपने ही चैनल पे करूं, जो मैं फरवरी 1968 या यूं कहें कि शास्त्री जी के ताशकंद जाने की डेट से शुरू करूंगा, और उसके बाद आज तक भारत में जितने भी राजनीतिक मृत्यु हुई हैं, जो असल में हत्याएं हैं, उसकी क्रोनोलॉजी आप लोगों के सामने रखूंगा। डिसीजन आपका, सोच आपकी, आपको बस सोचने का तरीका दूंगा मैं। सर, आरिफ भाई, अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर मेरा सवाल तकरीबन आपने जवाब दे दिया है, क्योंकि मेरा सवाल इसी कसब के वाक़े के हवाले से था कि 9/11 होता है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका पे हमले करती है, अमेरिका उसका जवाब देता है। यहाँ तो एक कंट्री पाकिस्तान ने पूरी प्लानिंग की इस टेररिज्म की, और भारत पे कसब और दूसरों को भेजा। सवाल मेरा एक्चुअली ये था कि कसब पकड़ा गया, ना पकड़ा जाता तो क्या होता। और आपने जो अभी बात की उसी से रिलेटेड एक और जमीनी सवाल है, वो ये कि आपने अभी कहा कि फ्रेंचाइज है ये आईएसआई की परिवार, तो ये आज से है या 71 में भी तो भारत के पास चांस था कि वेस्ट पाकिस्तान का मसला सॉल्व कर देते, लेकिन आपने शिमला में उनके फौजी भी वापस कर दिए, सब कुछ कर दिया, तो ये कब से फ्रेंचाइज है? मैं आपको बताता हूं ये फ्रेंचाइज कब से है। उससे पहले मैं एक चीज आपको बता दूं जनता की नॉलेज के लिए, और मुझे उम्मीद है मनी सर मेरी बात से एग्री करेंगे। भारत में जो आईएसआई काम करती है टेररिज्म का, ये 2 तरह के टेरर होते हैं। एक वो होता है जहां आपको एक थ्रेट को, जो आपके पोटेंशियल ऑब्जेक्टिव के लिए थ्रेट है, उसको एलिमिनेट करना है। तो उसके लिए आप अपने ट्रेन करे हुए बंदे, उस ऑब्जेक्टिव पे ट्रेन करे हुए बंदे भारत में भेजते हो। दूसरा टेरर होता है जैसे मंदिर में बम फट गया, बस में बम फट गया, ट्रेन में बम फट गया। ये वो होते हैं जहां ऑब्जेक्टिव केवल फियर क्रिएट करना है, और उस फियर क्रिएट करने के पीछे कारण ये होता है कि देश अपनी आंतरिक असुरक्षा में घिरा रहे और उसकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस ना हो। इसी कारण 2014 में जब भारत के नए प्रधानमंत्री बने, तब मैंने लिखा था कि इस प्रधानमंत्री का फोकस केवल 2 चीजें होंगी, फौजी और किसान। फौजी का अर्थ होता है फौज हो गई, सेंट्रल फोर्सेस हो गई, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इत्यादि इत्यादि। और फार्मर का मतलब होता है किसान भी हो गया, लेबर भी हो गई, जो लोअर तबके पिरामिड में सबसे नीचे बैठे हुए लोग होते हैं। तो एक तरफ उसने भारत को सुरक्षित करा, दूसरी तरफ उसने लोअर तबके को पैसे दिए ताकि इकोनॉमिक इंजन शुरू हो सके भारत में। इकोनॉमिक इंजन कभी भी बिजनेसमैन से शुरू नहीं होता है, सबसे लोअर तबके से होता है जब उसके हाथ में पैसा आता है। ये फंडामेंटल चीजें हैं जो हमारे सोशल मीडिया पे मित्रों को समझ में नहीं आती हैं। हो सकता है बहुत लोग यंग हो, इतनी सोच ना हो, लेकिन कुछ लोग हैं जो गुमराह करने में एक्सपर्ट रहते।
इसमें लाल सलाम का भी रोल आता है। अब आपने पूछा क्या ये तभी से था या पहले से था? जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई तो दुनिया दो हिस्सों में बटा था। एक हिस्सा था केजीबी कंट्रोल्ड और दूसरा था सीआईए कंट्रोल। भारत मध्य में था, यानी वेस्ट केजीबी के वेस्ट साइड में भारत अंतिम जगह थी और उसके बाद पाकिस्तान शुरू होता था। पाकिस्तान जो है वो सीआईए के कंट्रोल में रहा हमेशा, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की फाउंडेशन जिहादी कश्मीरी और रियासत मदीना पे टिकी हुई थी, वो सीआईए के हाथ में कठपुतली बन के रह गए, अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप दिया। क्योंकि जब मंशा जिहाद की हो तो जो जिहाद को सपोर्ट करेगा आप उसके साथ बैठ जाओगे। भारत की मंशा प्रोग्रेस की थी, अपलिफ्टमेंट की थी, समाज की थी, तो भारत उस रास्ते नहीं गया। लेकिन ये जो कोल्ड वॉर एरा है, दो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच का, भारत पाकिस्तान उसी हिस्से के खिलाड़ी थे। लेकिन जैसे मैंने पहले बोला आरिफ भाई, सभ्यता, आप भारत के हो पाकिस्तान के हो वो मतलब नहीं है। आप एक दुनिया की मानवता की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के हिस्सा हो और उस सिविलाइजेशन की सोच कभी भी जिहाद ना थी, ना है, ना हो सकती है। तो जब केजीबी ने कंट्रोल भारत को करना शुरू करा, तभी मैं बोलता हूं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, बहुत सारे काम करे जो अच्छे नहीं थे, और उसमें उनका क्रिटिसिज्म ही नहीं, उनकी बदनामी भी होनी चाहिए। लेकिन एक काम इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छा करा था, वो करा था मनी सर, जी, वो करा था कैपसेक की स्थापना सितंबर 1968 में, जिसको आगे चल के रॉ का नाम पड़ा। अरे भाई, एम आई एबल टू आंसर यू? जी जी, काफी चीजें क्लियर हो गई। मनी सर आपकी तरफ आऊंगा। पहले मैं दर्शकों को बता दूं कि मनी सर की किताब द मिथ ऑफ हिंदू टेरर इनसाइड अकाउंट ऑफ 2006-2010 जरूर पढ़िए। आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि इस देश में क्या क्या काम होते रहे, क्या क्या चीजें होती रही। मनी सर, आरिफ भाई आपने किताब की बात करी है तो मैं दो चीजें यहाँ बता दूं। मनी सर मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं सच बोलता हूँ। आपने बोला था हिंदू टेरर किताब भोपाल में मेरे साथ लॉन्च करोगे, आपने लास्ट मिनट पे मुझे धोखा दे दिया। नहीं, जो मेरा ऑर्गेनाइजर था ना, हाँ, उसने एडवांस कर दिया था। आई वाज नॉट इन, जो भी था वो सर आपसे छोटा हूँ, इतना तो बोल सकता हूँ ना। नहीं, बिल्कुल आपके, मैं बिल्कुल आप ही के साथ आने वाला था। हम सडनली दीज पीपल सेंट द टिकट व्हाट 2 days बिफोर। सर मैं आपसे छोटा हूँ, मेरा अधिकार बनता है आपसे ये बात करने का। अरे आप बिल्कुल, मौका नहीं मिला बोलने का। और दूसरी बात ये कहूंगा कि सर ने जो अभी नई किताब लिखी है, सच माने में मेरे को नहीं पता है, क्योंकि मुझे किताब मेरे पास नहीं आई है। तो मनी सर एड्रेस मैं भेज दूंगा, किताब आप भेज दूंगा। अवश्य अवश्य अवश्य। ये जो किताब के बारे में आप कुछ पूछ रहे थे, प्लीज। जी, मैं ये कह रहा था कि आपने ये किताब में इतनी सारा इनसाइड अकाउंट जो बताया है, तो सर जरा हमें डिटेल में बताएं कि इसी दौरान एक बहुत ही बड़ा वाकया, शायद भारत की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाकया हुआ था, कसब वाला वाकया 26/11 2008। सर कसब ना पकड़ा जाता, मारा जाता तो क्या होना था? और दूसरी चीज ये कि पुलवामा होता है तो मोदी सरकार बालाकोट करती है, लेकिन इतना बड़ा कांड हो गया तो भारत सरकार ने कहा कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे। क्या ये मुनासिब जवाब था? क्या उस वक्त पाकिस्तान को एक करारा जवाब देना बनता नहीं था?
देखो, आपने कसब का सवाल पूछा है, तो पहले तो मैं इसका जवाब देता हूं। कसाब पकड़ा गया, उसके बाद भी अनऑफिशियल सोर्सेस से पाशा जी हिंदुस्तान आए थे, ऑल्सो ऑफिशियल विजिट कैंसिल कर दिया था मिड दिसंबर में। ये तो अनऑफिशियल सोर्सेस ने बताया मुझे। मोर इंपॉर्टेंटली 30 दिसंबर को मेरे अपहरण का एक कोशिश की गई जो फेल हो गई। द आइडिया वाज, मुझे उस वक्त पता भी नहीं था, परंतु एक सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का ऑफिसर का अपहरण कर ले ताकि हम कश्यप को छुड़ा के ट्रेड ऑफ में ले जाए। ये मुझे बाद में पता चला, जब मेरे साथ हादसा हुआ तब पता नहीं चला। ये फेल होने के बाद 7 जनवरी 2009 को उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि कश्यप हमारा पाकिस्तानी नेशनल है, नहीं तो वो 50 दिन तक डिनाई करते रहे। तो ये तो कश्यप के बारे में। अब वो मारा जाता तो क्या उसकी इमेज होती? हाथ में कलवा पहन रखा था, आइडेंटिटी कार्ड बैंगलोर के किसी कॉलेज की थी, और रेसिडेंट ऑफ हैदराबाद शो किया हुआ था हिंदू नाम से। तो वो जो हिंदू टेरर का मिथ तो कंप्लीटली रीइंफोर्स हो जाता था। और रमेश बर्नी जी और बाकी जो इन्होंने एक हवलदार तो इन्होंने बताया जो होम मिनिस्टर बनाया था, एक और हवलदार थे जो मुंह फट थे, वो शुरू से ही बोल रहे थे हिंदू टेरर। वो कुछ लोगों के साथ मिला के, कुछ बॉलीवुड के साथ मिला के, और भी प्रोमिनेंट जो लोग हैं उनसे मिलके एक किताब तैयार थी। वो तो बाद में रिलीज हुई थी 2010 में। तो वो सब पहले ही तैयार थे कि इसको हमने ये नरेशन देना है। तो ये तो ड्राइंग बोर्ड में बन चुका था, और इसका ही मैंने ये तो हिंदू टेरर के हर इसको ड्राइंग बोर्ड में बन चुका था। ये कसाब के बारे में, और 26/11 में इस संदर्भ में आपने बताया बालाकोट, इसने आपने बताया यूरी का रिवेंज। मैं आपको ये भी बता दूं कि 31 दिसंबर 2014 को मुंबई टाइप एक हमला कोशिश की गई थी तटवर्ती रूप से, कोस्टल एरिया से। इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडियन नेवी रिपल्स द अटैक बिकॉज एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट आप सबको समझ में आना चाहिए कि सिक्योरिटी फोर्सेस आर एज गुड एज द पॉलिटिकल लीडरशिप अलाउज देम टू बी। सर आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, जस्ट एक थोड़ा सा इसमें एडिशन यहाँ डाल दूं प्लीज। जो आपने इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड की बात करी, 2014 में जो अटैक की बात करी, ये उसी का नतीजा है कि लक्षद्वीप में जो एक्शन लिया है ना सरकार ने, ये उसी कारणवश लिया है। ये भी बिल्कुल ठीक है, बट मोर इम्पोर्टेंटली आज 2014 के बाद अगर इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस रिपल्स कर सकते हैं, तो उससे पहले भी वो उतने भी कॉम्पिटेंट थे, उतने भी उनकी स्ट्रेंथ थी, परंतु पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनको करने नहीं दिया। अब चिदम्बरम साहब का स्टेटमेंट देखिए, 11 दिसंबर 2008 इन लोकसभा, सुओ मोटो स्टेटमेंट ऑफ होम मिनिस्टर, नेट में अवेलेबल है। He says Indian Navy had sighted the ship. We had intelligence reports. Indian Navy had sighted the ship in Pakistani waters. But later, since no intelligence was received later, they abandoned the surveillance. चिदम्बरम जी से 2 बेसिक सवाल है। अब यहाँ प्रधान जी ने बहुत सिक्योरिटी का काम किया है, और मैं छोटा सा एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आपके घर का सिक्योरिटी गार्ड भी कोई हॉस्टाइल एलिमेंट देखता है तो अपना सर्विलेंस बढ़ाता है, कोई इंटेलिजेंस की वेट नहीं करता। किसी भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा वर्ल्ड के कहीं पे भी, इमीडिएटली हॉस्टाइल एलिमेंट देख लिया, पड़ोसी के घर में हॉस्टाइल, अपने घर में चौकसी बढ़ा देता है, कम नहीं करता, अबैंडन नहीं करता। तो चिदम्बरम साहब के रिटर्न स्टेटमेंट है लोकसभा में। पहली बात ये तो व्हाई डिड दे, हु स्टॉप्ड देम? फिर आप पूरे सरकार के तरफ से पूरा जो इंटरनल सिक्योरिटी का टॉप ब्रास जो है पाकिस्तान में पड़ी हुई है,
आई वॉज द ओनली ऑफिसर हु गॉट लेफ्ट आउट और मुझे लखनऊ भेज दिया गया। तो जो उस वक्त जो वाइटल थ्रेट चल रही थी, जो हमारे ज्ञान में थी, हमारे संज्ञान में थी, इट वॉज इन अवर नॉलेज, बट वी एंश्योर्ड दैट नोबडी वाज अवेलेबल। और डॉक्टर प्रधान ने जिस हवलदार का नाम लिया, होम मिनिस्टर, रात को हम 15 बार फोन करते रहे कि सर जी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड वेट कर रही है, आप आ जाओ। उनसे कोई रिस्पांस नहीं आया। सम ऑफिसर सेड कि उधर लोकल रिसोर्सेज है, एनएसजी 2-3 घंटे जो लगेगी, उससे पहले आप एयरपोर्ट में सेंट्रल इंटेलिजेंस इंडियन सिक्योरिटी इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है, सीआरपीएफ नवी मुंबई में, इनको उठा के पहले डैमेज कंट्रोल मिनिमम करें। सी 26/11 में व्हाट हैपेंड इन ताज और राइडेंट वाज नॉट अ टेरर अटैक, इट वाज अ वॉर। इट वाज अ वॉर एंड होम मिनिस्टर साहब से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, ही केप्ट क्वाइट। और 2 बजे वो एयरपोर्ट के लिए निकले, 2:20 पे एयरपोर्ट पहुंच के दिल्ली से बम्बई 2 घंटे, उधर उतरने के बाद आधा पौना घंटा मंत्री जी ने प्रोटोकॉल के वजह से डिले किया एनएसजी का डिप्लॉयमेंट। तो ये सब बड़े सिस्टमैटिकली डिले हुआ ताकि जो टेररिस्ट आए थे उनको अपना काम संपूर्ण रूप से करने दें। एक बात बताए, दे हैव हेल्ड द फोर्ट फॉर ऑलमोस्ट 48 आवर्स। इसके 48 घंटे के लिए अगर गोली चलाना है तो आपको सिर्फ शिप में या लाइफ बॉय में आके अम्यूनिशन नहीं ला सकते। दैट मीन सम लोकल सपोर्ट वाज आल्सो देयर। किसी जगह पे इतनी अम्यूनिशन आर्म्स पड़ी हुई थी और आप इंडिया को मोस्ट एलाइट फोर्स को एंगेज कर रहे हो। उसमें क्या हुआ, चिदम्बरम जी का एक और लोकसभा में जवाब है 2010 में 2 मार्च, क्वेश्चन नंबर 78। Kasab did confess involvement, receiving help from Indian sources, but interrogating agencies did not pursue the lead. अब परस्यू कोई भी इंटरोगेटिंग एजेंसी ऐसे छोड़ती नहीं है, अगर छोटी सी चीज कुछ मुंह से निकल जाता है उसको जाके एस्टैब्लिश करती है। और यहाँ तो इतना ज्यादा उनके पास कोरैबोरेटिव एविडेंस थे, उसको परस्यू करने नहीं दिया, पॉलिटिकल करके भी ये कहीं से भी ये बाहर ना आ जाए। तो ये पूरा जो चीज लग रहा है, इट इज, आई हैव ऑलरेडी सेड ऑन सेवरल टाइम, 26/11 was a fixed match between Indian National Congress and the ISI, and I still stand by it. In one TV panelist said, I will file a FIR against you. 3 साल हो गया, आज तक नहीं किया उन्होंने, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन ने। कई कांग्रेस कुछ करते हैं बिकॉज आई कैन प्रूव इट, इट इज वेरी एविडेंट। आप पूरा डीपर इन्वेस्टिगेशन करोगे, बिल्कुल इट वाज एविडेंट कि 26/11 वाज है। और इसके बारे में भी काफी कुछ डिसेप्शन में आया है कि कैसे कैसे हुआ। सर 26/11 का जब मैंने लिखा था 2016 में, तो आपको विश्वास नहीं होगा मेरे पास कितनी धमकियां आई हर तरह की। और जब उन धमकियों का भी असर नहीं हुआ तो मेरी गाड़ी पे 2 बुलेट फायर करी गई। तो जो मनी सर ने बात बोली है, इट वाज अ सेट मैच, इट वाज अ फिक्स मैच। एक्शन क्यों नहीं लिया, उसका एक ही कारण है कि अगर नेवी को, कोस्ट गार्ड को एक्टिवेट करते, एनएसजी को एक्टिवेट करते, तो जो वेपनरी और जो ड्रग्स भारत में आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा माध्यम है इन सारे कामों को करने का और परिवार को पैसा कमाने का और डिस्टेबलाइज करने का, वो बंद होता। और यही कारण है कि 2014 से इसकी प्लानिंग चल रही थी। अब जाके आपने देखा लक्षद्वीप में जो चेंजेस करे हैं सरकार ने, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो जगह जो हब बन गई थी इसकी, उसको रोकना है। और जो चाइना लक्षद्वीप को इस्तेमाल करके गदावर पोर्ट से लक्षद्वीप, लक्षद्वीप से हम्बन टोटा से म्यांमार, ये जो पूरा सर्कल करके भारत को घेरना चाह रहा था, उसको ब्रीच करने के लिए
लक्षद्वीप में चेंजेस जरूरी। बिल्कुल ठीक। दैट इज द रीजन चाइना ने श्रीलंका में भी जो पोर्ट बनवाया है, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड इट इज ऑलमोस्ट अ चाइनीज टेरिटरी। तो लक्षद्वीप वाज द मिसिंग लिंक फ्रॉम द चाबार पोर्ट टू दिस प्लेस। वो जो फुटहोल्ड चाहिए था वो उन्होंने, अदरवाइज नीचे एक तरीके का शील्ड हो जाता है, साउथ ऑफ पेनिनसुलर इंडिया के अंडर एक शील्ड हो जाता। सर इसीलिए भारत ने बांग्लादेश को ऑफर दिया था कि आप आके क्वाड ज्वाइन करो, ताकि जो हम्बन टोटा और म्यांमार के बीच में जो रूट चाइना ब्लॉक करना चाह रहा था उसको बांग्लादेश ब्रीच कर सके। एग्जैक्टली। अच्छा, तो सर यहाँ पे अभी आपने जो कुछ चीजें बताई सफेद दाढ़ी और काली दाढ़ी के हवाले से गुजरात राइट्स का जिक्र हुआ, तो सर हमने सुना है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने भी पुलिस भेजने से मना कर दिया था गुजरात राइट्स के हवाले से। क्या कहानी है ये? आर्मी वॉज स्टैंड बाई। देखो ये बहुत गलत कहानी है। एक्चुअली मैं एक चीज मोटा मोटे तरीके से समझा दूं कि शास्त्री जी तक तो मुझे इसका ज्यादा पता नहीं है। जब से, हालांकि वो नेहरू जी वाज आल्सो, उन्होंने जो ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड ब्यूरोक्रेसी और यू कैन कॉल इट कांग्रेस ब्यूरोक्रेसी बना दिया था। जुडिशियरी को अपने आदमी जस्टिस गजेंद्र गरकर से लेके अपने काफी कुछ कमिटेड कर दिया था। जो डिसेंट करता था HR खन्ना जैसे, उसकी भी हालत होती थी। कृष्णा अय्यर, HR खन्ना डिड नॉट गो ऑन टू बिकम चीफ जस्टिस। These are all matters of record, public record. Now I take you to media. मैं आज भी एक मिस्टर मर्चेंट एक है, उनका आर्टिकल पढ़ रहा था कि हाउ इंडियन हॉकी फेस्ड अ डिक्लाइन। उसके बारे में भी मैं आपको बड़ा शेयर करना चाहता हूँ कि 75 India won the World Cup. Immediately after that, some other political reason, the emergency got imposed. उन दिनों किसी भी उसको हिम्मत नहीं होती थी जर्नलिस्ट को कुछ लिखने के लिए। India beat on March 1975 beat Pakistan to become the world champions. It may look absurd, but you go and dig deeper, you will find. उसका जो दोस्त जो पिंडी में बैठा हुआ है इंदिरा गांधी को, उसको गुस्सा आया। They ensured by Western countries were already recalibrating the law. इन्होंने DG, BSF जैसे हायर अथॉरिटीज को इंडियन हॉकी फेडरेशन का कमान सौंप के वो लोग मीटिंग में जाते थे। फॉरेन ग्रुप्स वगैरह में रूल्स चेंज हुए, एस्ट्रो टर्फ, सिंथेटिक, हर चीज आपके विरुद्ध होते गए आपके हॉकी खेलने की स्टाइल से। और 1976 मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स, इंडिया केम डाउन टू 7th इन द इंडियन हॉकी। इसके बारे में काफी कुछ जो है अवर मिस्टर मर्चेंट का आर्टिकल आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर चीज में ऐसे होती थी। वेदर इट इज 93,000 POWs released, otherwise who would have been lynched, or whether it is the army entering the Dhaka universities in 60s and 69, 70, from where the Bangladeshi liberation war started, and so many things. There was a fixed match between the. Then what happened in Shimla agreement? 1,200 people came from Pakistan. There were certain, I don't know whether it is rumor or not, certain things which were happening, which are unwritten rule of the Shimla agreement बोलते थे। उसी में, if you see, the 71 war was won by a particular community which had to be maligned, which had to be maligned to success। दो चीज किया कि एक तो पलायन का और एक जो बदनामी का दो बीज बो दिए उस कम्युनिटी के विरुद्ध। आज उनका सिक्योरिटी फोर्सेस में प्रेजेंस बहुत कम है। बिकॉज ये सब वैलिडेटेड फैक्ट्स हैं। तो यहां से लेते हुए मुंबई तक, मुंबई 26/11 तक हर चीज में देखिए। प्रधान साहब ने बोला फेक करेंसी और चीजें, ड्रग मनी एंड ऑल दैट। You know, India Terrorism Act by ISI is funded, 30% of the requirements are funded by fake currency.
Another 30 to 40% come from drug peddling. बैलेंस पता है क्या, ये कुर्बानी 2-4 दिन पहले ये कुर्बानी का जो हाइड्स एंड स्किन होता है ना, ये लेदर इंडस्ट्री में बहुत काम आता है, उसका कोई अकाउंटिंग नहीं होता, ये भी एक मेजर सोर्स है। तो ऐसे करते करते लेदर इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा उसका काम आता है, वो भी यूज करके ये 3 मेजर रूट से वो लोग टेरर अटैक्स को और एंटी इंडिया एक्टिविटीज को आईएसआई प्रमोट करती है। पहले उन्होंने 2016 में डीमोनेटाइजेशन से फेक करेंसी का अटैक हुआ था, उसके बाद इमीडिएटली टेरर एक्टिविटीज केम डाउन बाय अराउंड 35%, क्योंकि पैसा नहीं है। आज जो लक्षद्वीप में हो रहा है या आज से 2 मार्च वगैरह में कई, नॉट ओनली लक्षद्वीप, उससे पहले मेनी 300 करोड़ 6000 करोड़ के कई कंसाइनमेंट्स ऑफ ड्रग्स हैव बीन caught by the Indian customs in Arabian Sea, trying to land on Indian coast at Mumbai or north of Mumbai or south of Mumbai. आपने कई न्यूज़पेपर रिपोर्ट पढ़े होंगे, ये हुआ। अब उसके बाद when they started diverting toward लक्षद्वीप, प्रधान साहब ने उसके ऊपर रोशनी डाल दी है कि फिर लक्षद्वीप को भी उनको सिक्योर करना पड़ेगा, बिकॉज ड्रग मनी आएगी तो टेररिज्म इंडिया में चलेगा। फाइनेंस इज द फोर्स मल्टीप्लायर ऑफ टेरर, इज द लाइफलाइन ऑफ टेररिज्म। वो बंद कर रहे हैं। फर्स्ट मेजर स्टेप वाज डिमोनेटाइजेशन। मनीष सर ने जो पैसे की बात करी है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि डिमोनेटाइजेशन का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की बैकबोन तोड़ना है, जो कि पिछले 70 साल से फेक करेंसी पे ही टिकी हुई थी। दूसरी बात, लोग कहते हैं जब हाफिज सईद को नहीं पकड़ा, दाऊद को भारत क्यों नहीं लाया, तो ये इमोशनल रिएक्शन होता है, ये टेक्निकल रिएक्शन नहीं है। टेक्निकल रिएक्शन ये है कि वो वहीं रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि जब तक वो पाकिस्तान में रहेंगे और जिंदा रहेंगे, पाकिस्तान तिल तिल करके मरेगा। और यही कारण है, अगर हम हाफिज सईद को, आपको क्या लगता है कि भारत की एजेंसीज इतनी निकम्मी है कि वो हाफिज सईद और दाऊद को ठोक नहीं सकती? अरे एक आम जो एजेंट होगा ना हमारा, वो जाके ठोक देगा। लेकिन ठोकने से क्या है, ठोकने से हम पाकिस्तान की परेशानी सॉल्व कर देंगे, पाकिस्तान को परेशान नहीं करेंगे। अब उनके वहां जिंदा रहने की वजह से ही पाकिस्तान FATF में आया और FATF में उसका बुरा हाल हो गया। अब लोग कहते हैं FATF में ब्लैक लिस्ट में चला जाए, नहीं, वो भी गलत है। ब्लैक लिस्ट में भारत कभी नहीं चाहेगा पाकिस्तान जाए, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट में जाता है तो एक्सोडस इंडिया में होगा, जो हमें नहीं चाहिए। और अगर ग्रे लिस्ट में रहता है तो 4 की जगह 1 ही रोटी मिलेगी, वो भी 4 लोग लड़ेंगे, और वही हमारे लिए सबसे अच्छा उद्देश्य है। देखो, एक्सट्रीम नहीं जाना है, आपको भरपेट रोटी नहीं देनी है जो आपको डिमोनेटाइजेशन से पहले मिल रही थी, और आपको भूखा नहीं रखना है जो आपको FATF की ब्लैक लिस्ट में जाने पे होगा। हमें आपको अपने टोस पे रखना है, भीख मंगवानी है, और उसके लिए ग्रे लिस्ट। दूसरी बात, मनीष सर ने बोला कि आर्मी स्टैंड बाई थी गुजरात राइट में। आर्मी स्टैंड बाई थी, ये बात सही है, लेकिन आर्मी के सर्टेन पैरामीटर्स और लिमिटेशंस होते हैं, क्योंकि आर्मी टेररिस्ट से डील नहीं कर रही है, और गुजरात राइट्स थे, टेररिस्ट अटैक नहीं था, उसमें आर्मी फायर नहीं कर सकती, उसमें आर्मी फ्लैग मार्च कर सकती है, उसमें आर्मी लॉ इन्फोर्समेंट की हेल्प कर सकती है, लेकिन आर्मी बंदूक उठा के ओपन फायर नहीं करेगी, और आर्मी अपनी डोमेन को क्रॉस नहीं करेगी। इसलिए आर्मी के स्टैंड बाई होने के बावजूद उसको ना बुलाना इफेक्टिवनेस नहीं थी, उसमें कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी, और ये बहुत बड़ा खेल है। प्रधान सर, आपने ये जो चीज बताई तो उसको मैं सेकंड करूंगा। डिमोनेटाइजेशन का जो वाकया हुआ था, उस वक्त मैं पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी MKM का हिस्सा था, और MKM वाज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो हम जब लंदन में यहाँ पे हमारी मीटिंग होती थी अल्ताफ भाई के साथ, तो वहां पे हम ये मामला डिस्कस हुआ था कि किस तरह ISI को सेटबैक हुआ है इस डिमोनेटाइजेशन से,
और इन्होंने जो वहां पे इंडिया में लोगों को पेमेंटें की थी, किस तरह रातों रात वो उनके पैसे सारे जाया हो गए और आगे कई साल के लिए इनको मुश्किल आ गई, क्योंकि वो पेमेंट बहरहाल आपने बताया कि सारी फेक करेंसीज के जरिए होती थी। तो आई एग्री विद दिस। प्रधान सर, आपसे एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और परेशान कुन भी है, खासतौर पे हिंदू इकोसिस्टम के हवाले से। देखिए सर, मोदी सरकार जब आई और खासतौर पे 2019 के इलेक्शन के बाद बहुत ही तेजी से चीजें होती रही और हिंदू इकोसिस्टम डेवलप हुआ। हिंदुत्व या हिंदू एक्सट्रीमिस्ट नहीं डेवलप हुए, एक हिंदू इकोसिस्टम डेवलप हो रहा था। अब हम कुछ अरसे से देख रहे हैं, खासतौर पे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद, के विद इन हिंदू इकोसिस्टम इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है सेक्युलरिज्म की तरफ से। आपस में हम देख रहे हैं कि कुछ अपने आप को हिंदू एडवोकेट्स कहने वाले एक दूसरे को वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं। क्या वजह है कि ये इकोसिस्टम हमेशा की तरह सदियों से यही होता है कि हिंदू इकोसिस्टम को स्ट्रांग होने से पहले ही विद इन कुछ ना कुछ दरारें पैदा हो जाती हैं? क्या मसला चल रहा है सर? आरिफ भाई, हिंदू एक, जैसे मैंने बोला, एक सिविलाइजेशन है। सनातन धर्म जो है वो एक लाइब्रेरी है, वो एक किताब का मजहब नहीं है, वो एक रूल बुक को फॉलो नहीं करती है, वो ओपन एंडेड सवाल छोड़ती है। आपकी जैसी सोच है, आपकी जैसी परवरिश है, उस हिसाब से आप जाएंगे। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि एक हिंदू को मुसलमान बनाना आसान है, एक हिंदू को क्रिश्चियन बनाना आसान है, लेकिन एक हिंदू को हिंदू बनाना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि सेकुलरिज्म हमारी नसों में घुस चुका है पिछले 1000 साल से। मुगल इतने ताकतवर नहीं थे कि वो भारत पे राज कर लेते, ब्रिटिश इतने ताकतवर नहीं थे कि वो भारत पे राज कर लेते, लेकिन हमारे अंदर कुछ स्वार्थी लोग होते हैं जो पोजीशन, पद और पैसे के चक्कर में अपनी सिविलाइजेशन, अपनी सभ्यता, अपने जमीर को भी दांव पे लगा देते हैं। आज भी वही हो रहा है कि हमने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दांव पे लगाते हैं, और उनके दांव पे लगाने का कुछ लोगों का तो तरीका होता है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, कुछ लोग बहुत उछल कूद के सुबह शाम यूट्यूब पे धर्म की बात करते हैं, वो धर्म को नहीं जानते। और कुछ लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, वो सेकुलरिज्म को नहीं जानते। प्रॉब्लम ये है कि हम बैलेंस लेके नहीं चलना चाहते। एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं, जब एक मुसलमान को देखो, जब एक क्रिश्चियन को देखो, और आरिफ भाई बुरा मत मानिएगा, मैं किसी का मक्खन नहीं लगा रहा हूं, मैं सच्चाई बात कर रहा हूं। एक मुसलमान है, एक क्रिश्चियन है, बच्चा पैदा होता है तो हम उसको मजहब की शिक्षा देते हैं, और जब एक हिंदू बच्चा पैदा होता है तो हम पहले दिन हॉस्पिटल के कमरे में बोलते हैं ये इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, या क्या बनेगा। तो हमारी जो हिंदुओं की ग्रोथ है वो वर्टिकल ग्रोथ है, जो कि स्वार्थनिध ग्रोथ है। यूट्यूब पे भी बहुत लोग चैनल चलाते हैं, जितना हम एंटी मुसलमान बात करेंगे उतने हमें फॉलोअर मिलेंगे, उतने हमारे यूट्यूब देखे जाएंगे, उतना पैसा मिलेगा, और तो और सवाल पूछने की भी हम पैसे ले लेंगे। लेकिन मुसलमान जो है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ में बिलीव करता है। अब सवाल है कि मुसलमान खतरा है या नहीं, तो उस पे मैं हमेशा एक एनालॉजी यूज करता हूं तरबूज की। तरबूज की जो बेल है, तरबूज पेड़ पे नहीं होता है, तरबूज बेल पे होता है, और बेल हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। और जो तरबूज होता है ना, आप उसको देख लीजिए, तरबूज ऊपर से हरा होता है, अंदर से लाल होता है, जो हम खाते हैं, और बाद में हरे को फेंक देते हैं। जो लाल सलाम की सोच है, जो भारत में 1970-1960 के अंत में घुसी, उसने इस्लाम को अपना हथियार बनाया, अपना कवच बनाया, और हॉरिजॉन्टली ग्रो करना शुरू करी, जिसमें सबसे पहले बॉलीवुड पे अटैक हुआ,
फिर उन्होंने शिक्षा संस्थाएं ली, फिर उन्हें ब्यूरोक्रेसी में घुसे, फिर वो जुडिशरी में घुसे, फिर एनजीओज में घुसे। और आप इस चीज की रिसर्च कीजिए कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जितनी रही हैं, जहां जहां लेफ्ट ने पार्टियों को सपोर्ट कराए सरकार में, लेफ्ट ने कभी भी मंत्री पद नहीं लिया। लेफ्ट ने हमेशा शिक्षा संस्थाएं, सेंसर बोर्ड, एजुकेशन बोर्ड, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, यहां पर अपने पैर जमाने शुरू करे ताकि भारत को मानसिक रूप से तोड़ा जा सके। अच्छा, हिंदू ब्रॉड माइंडेड है भाई। हिंदू तो वो है जो भगवान शिव को अगर टॉयलेट में दौड़ा दोगे तो वो ताली बजाता है। दुर्गा माँ को नंगा पेंट कर दोगे तो सेकुलर हिंदू बोलते हैं ये तो आर्टिस्टिक फ्रीडम है। आज तक आपने किसी मुसलमान को अपने लिए रिजर्वेशन, अपने लिए जॉब मांगते देखा है? हिंदू लड़ते हैं उनके लिए रिजर्वेशन पर, क्योंकि उन्हें वोट की राजनीति चाहिए। जैसा मैंने कहा, मुसलमान हॉरिजेंटल ग्रोथ में बिलीव करता है, इसीलिए लाल सलाम हॉरिजेंटल ग्रोथ में गया। हॉरिजेंटल ग्रोथ का मतलब क्या है? कार मैकेनिक, ऑटो मैकेनिक, बार्बर, पेंटर, कारपेंटर। हिंदू इन काम को करने में हीन भावना महसूस करता है, उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। और मुसलमान गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं भागता है, वो इधर भागता है ताकि वो इकोसिस्टम को कंट्रोल कर सके। और इस काम में बढ़ाने में उसका हाथ बताती है या उसको प्रमोट करता है लाल सलाम। तो जब हम कहते हैं, जब हमने केजीबी की बात करी थी 1991 में, जब सोवियत संघ टूटा तो केजीबी खत्म हो गई। और उसके बाद जो कम्युनिस्ट का, जो केजीबी कम्युनिस्ट रूल थी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, इंटेलिजेंस वही काम करती है जो पॉलिटिकल लीडरशिप डिजायर करता है। इंटेलिजेंस गोली मारने का काम नहीं करती। तो वो जो लाल सलाम का कंट्रोल था वो पहुंचा चाइना के पास। और चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना क्षेत्रफल अपनी जनता के लिए बढ़ाना कभी नहीं है। उसका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी हमेशा बिजनेस रिलेटेड रही है, ट्रेड रिलेटेड रही है। अभी कुछ दिनों में मैं अफगानिस्तान पे एक वीडियो करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा वो चीजें जो किसी सिक्योरिटी एक्सपर्ट, फौजी एक्सपर्ट, डिप्लोमेटिक एक्सपर्ट ने बात नहीं करी। तो ये जो तभी मैं कहता हूं कि हमेशा जो प्रॉब्लम आपको दिखती है, कई बार वो प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए प्रॉब्लम की डेफिनेशन करी जाती है ताकि प्रॉब्लम डिफाइन हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, जब आप मुसलमानों के अगेंस्ट भड़काने वाले काम करते हो, या बहुत सारे हिंदू हैं जो बोलते हैं कि कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, दुश्मन को समझो, ये करो वो करो, ये मूर्ख है। क्योंकि आपका दुश्मन पाकिस्तान नहीं है और आपका दुश्मन मुसलमान नहीं है, आपका दुश्मन चाइना है। गुरुजी गोलवालकर ने ये बात सबसे पहले करी थी। और उसके बाद जब जॉर्ज फर्नांडिस डिफेंस मिनिस्टर थे अटल जी की सरकार में, तो उन्होंने बोला था कि वी आर वेस्टिंग आवर टाइम ऑन पाकिस्तान, आवर रियल एनिमी इज चाइना। और मोदी जी के आने के बाद उनके जितने भी आप देख लीजिए, जिसको आप बोस डॉक्ट्रिन बोल सकते हैं, मोदी जी बोस डॉक्ट्रिन फॉलो कर रहे हैं टू इनसर्कल चाइना। और पाकिस्तान को तो हमने इकोनॉमिकली मार दिया, इनकी औकात नहीं है। चाइना ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। अरे भाई सर, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया। ये जो आपने जो बताया कि केजीबी से निकल के लाल सलाम, तो मेरे जहन में उसी वक्त ये सवाल उठ रहा था, आपने जवाब दे दिया। आप भी शायद टेलीपैथी समझते हैं
कि ये ज़ाहिर लाल सलाम लोकल लीडरशिप नहीं, कहीं ना कहीं से डिक्टेट होती हैं चीजें। मनीष सर, आपकी तरफ आऊंगा। आपकी किताब जो मिथ ऑफ हिंदू टेरर 2006-2010, अगर हम ये डिवाइड कम्युनल डिवाइड ले लें, टेररिज्म, उसको हटा के एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने पावर कॉरिडोर्स में उस दौरान आप थे, करप्शन की क्या सूरत हाल थी उस जमाने में? करप्शन देखिए ऐसा है, जो अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि कमिटेड ब्यूरोक्रेसी, कमिटेड जुडिशियल सिस्टम एंड कमिटेड दरबारी मीडिया, और कई दिन तो बिल्कुल उन्हीं के हाथ में थी कई चीजें। तो करप्शन में भी आई विल टेल यू वेरी सिंपल डिफरेंस। 2005-6 में मनमोहन सिंह जी किसी फॉरेन जांच में जाते थे, तो 2 plane loads of journalists of his own close people used to go. 5 स्टार में ठहर रहे हैं, सरकारी खर्चे पे शराबें चल रही है, और वो स्मोकिंग सब मोस्ट प्रीमियर सिगरेट सेंट खरीद रही हैं, फलाना ढिकना, वो सारी चीजें 2014 से बंद हो गई। तो दैट टाइप ऑफ करप्शन वाज हैपनिंग इवन देन। Manmohan Singh as finance minister gave a huge largesse in 1991 June, when India had to demonetize the stabilization और stabilization लोन लिया IMF से, उसमें से एक ह्यूज राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया ताकि इनका खाना पीना चलता रहे। राजीव गांधी फाउंडेशन में दे हैव अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीब्यूटिंग टू इट, ताकि उनका एक तरीके से इंटरेस्ट बिल्कुल बरकरार रहे। अपार्ट फ्रॉम राजीव गांधी फाउंडेशन, नाउ देयर आर मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट्स हु हैव वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द फैमिली। कांग्रेस जो इकोसिस्टम बनी थी उस वक्त थे। आज भी उस इकोसिस्टम में कई ब्यूरोक्रेट्स भी अपने तरीके से एक लॉयल्टी, आज अगर सुरक्षा में, सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में द यूनियन ऑफ इंडिया, somebody like नितिन गडकरी और किरण रिजिजू और जितेंद्र सिंह और स्मृति ईरानी have delivered. There is a reason for that. They have delivered in those areas where the bureaucratic interventions could be minimal. मगर one of the major, और मोदी जी के आते ही उन्होंने करप्शन के अगेंस्ट मेजर अभियान शुरू किया। उसके बावजूद भी एक चुनौती है, और उसके लिए there is a limit. He cannot replace the entire bureaucracy. कश्मीर में जो 370 के आड़ में लोगों ने करोड़ों बनाई, उनके ऊपर तो एक्शन हो ही रहा है। और तीसरी बात, स्टेट लेवल सिटीजन को करप्शन तब अफेक्ट करती है व्हेन स्टेट लेवल पे डील करना होता है। अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके की सरकार है, उनके अपने कंपल्शंस है जो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पा रहे। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट में corruption has also come down very enormously in the union ministries, secretariats and all that. इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी इन कई चीजें जो उन्होंने किया, डिजिटलाइजेशन, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तीसरा जो इन्होंने कहा सबाल्टन थियरी इन्होंने यूज किया, लोग गरीबों के जेब में पैसा डालना, वो भी डीबीटी। आज भी जो फार्मर स्ट्राइक हो रही है, अर्थिया मिडिलमैन स्ट्राइक हो रही है, मैं आई कॉल इट मिडिलमैन स्ट्राइक, बिकॉज फार्मर तो दे आर हैप्पी बिकॉज डीबीटी से उनको एमएसपी का रेट हाई, सही रेट ज्यादा मिल गया, और कहता हमारे तो मजा आ गया, ये तो अर्थिया सारे स्ट्राइक में बैठे, हमारे अकाउंट में पैसा आ गया। दिस इज द एक्सपीरियंस ऑफ सेवरल पंजाब फार्मर जो इसको डोमिनेट कर रही है। तो उसको छोड़ दीजिएगा, तो उस हिसाब से उस लेवल का करप्शन खत्म हो गया। परंतु ब्यूरोक्रेटिक करप्शन कैन नॉट बी रूल्ड आउट, बिकॉज कई ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो है वो बिग फोर कंसल्टेंसी के थ्रू पॉलिसी कंसल्टेंसी में घुस जाते हैं। वो बिग फोर कंसल्टेंट कौन है, तो है ही है, वहां से वो अपने बच्चे, वो लोग इसलिए रखते हैं इन ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को, दे कैन
इंट्रोड्यूस सम पॉलिसी इंटरवेंशन. किसका कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ है हमें पता नहीं. फॉर ऑल यू नो, इन द नेशनल एडवाइजरी काउंसिल आल्सो पॉलिसी इंटरवेंशन करती थी उन दिनों. इंडियन एसएमईज को इसी करप्शन ने खत्म किया. चाइनीज स्मॉल and micro enterprises products had almost replaced Indian small industry products on the shelf. 2004 से लेके 2012 तक Indian products had already vanished and Chinese products had replaced it. वो अभी काफी कुछ तक इनके मुद्रा स्कीम के वजह से काफी they are trying to re-enter our enterprises because मुद्रा मतलब अब छोटे छोटे यूनिट्स को वो भी डायरेक्ट बेनिफिट और डायरेक्टली जाता है, उसमें बिचौला नहीं होता. तो दिस टाइप ऑफ एक्शन ही इज टेकिंग. बट वो बता रहा हूँ ना, एक कमिटेड ब्यूरोक्रेसी है, कमिटेड मीडिया है जो इसको हाईलाइट नहीं करना चाहती. अच्छा, पुराने जमाने में अभी आपके पास स्किल्ड लेबर नहीं मिलता था, आजकल इनका एक प्रोग्राम चला था. फर्स्ट थिंग इंट्रोड्यूस स्वच्छ भारत के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम इन इंडिया वाज कौशल भारत, कुशाल भारत. उसमें स्किलिंग के ऊपर देख के नाउ दे हैव वेरी गुड स्किल्ड पर्सनल हु आर इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव. तो इवन द स्मॉलेस्ट इंडस्ट्री को स्किल्ड पर्सनल सप्लाई. इन सब चीजों में पहले बहुत घपलेबाजी होती थी. इंस्टीट्यूट्स को, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ऊट पटांग लाइसेंस चलती थी. इन एरियाज में मेजॉरिटी तक खत्म हुआ है. परंतु जो स्टेट लेवल के ऊपर अफ्लिक्ट कर रही हैं, जिसमें सेंट्रल का कोई रोल नहीं है. अगर कोई राम मोहन एक चीफ सेक्रेटरी भी पकड़े गए थे पीछे, उसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं? वो तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, एंटी करप्शन ब्यूरो का. आज जो मुंबई के ऊपर इतनी बड़ी चीज संवाद में चल रही है, डिबेट हो रही है, करप्शन इन पुलिस पोस्टिंग्स. हाई कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द मैटर, सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड ऑफ द, बट सेंटर कैन नॉट डू एनीथिंग. हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सीबीआई को, जो सीबीआई जो करेगी. तो इन एरिया जो करप्शन का ऐसा क्रॉस सेक्शन है ना, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज नॉट रूल्ड बाय द बीजेपी और मोदी हैज गॉट नो रोल इन देयर इंटरनल करप्शन मैटर. केरला में गोल्ड स्कैम हुआ था, चीफ मिनिस्टर हिमसेल्फ वाज फॉर, बट द सेंट्रल कैन. देखो, गोल्ड की वजह से ईडी को जरूर लगा है, क्वेश्चनिंग है, लॉन्ड्रिंग है, परंतु बियॉन्ड दैट केरला गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्टिगेट. कोई भी गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर क्या इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी. जहां जहां जब योगी जी के यहाँ कोई ऐसा करप्शन है तो बताओ, कोई स्कैम नहीं हुआ. शिवराज सिंह चौहान के केस में कोई स्कैम नहीं हुआ. सो दीज पीपल आर डूइंग बेटर. आई एम नॉट गिविंग एनी पार्टी नैरेटिव. ये आपके सामने है, सब कुछ आपके सामने है. केरला में गोल्ड हुआ है, महाराष्ट्र में पुलिस पोस्टिंग हुआ, आज तक नो इट हैज कम टू द स्ट्रीट्स. स्ट्रीट फाइट तक हो गया. फॉर्मर होम मिनिस्ट्री इज अब्सकॉन्डिंग, इज नॉट कोऑपरेटिंग विद इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी. यहां तक बात पहुंच गई. तो ये जो बिकॉज लोकल गवर्नमेंट्स हैव आल्सो टू कंट्रोल, जो उनके जो दायित्व है, उनका जो डोमेन एरिया होता है ना, उसमें यहाँ मोदी जी बैठ के कुछ कर नहीं सकते. ये फिर वो फेडरलिज्म की बात आ रही है. अब ममता जी को आपने बनने दिया क्योंकि अगर वो कुछ करते, ऐसा कोई नहीं था. लॉ एंड ऑर्डर तो 1 साल से खराब थी. He could have imposed president rule, but वो शोर मचाती, वो इलेक्शन इश्यू बना देगी, फेडरलिज्म खतरे में है. इसीलिए they kept their council. 2014 अभी 2021 अप्रैल में भी पता था, they kept their council because इसको precipitate नहीं करना चाहते, because he has got, एक स्टैंडर्ड होता है. Modi is not an individual. Modi is not an individual, he is a process, he is a juggernaut. एक तरीके का उनका बेसिक आइडिया है, जो आज तक 74 इयर्स तक जो जगरनट पंचर होके पड़ी हुई थी, वो पिछले 7 साल से चल रही है. ये सॉर्ट ऑफ व्हाट आई से डेवलपमेंट चैरियट. दैट इज द रीजन मेनी पीपल हु आर थ्रेटन्ड, वो स्पॉन्सर करके हम प्रॉब्लम करवाते हैं कि भाई इस जगरनट को अगर चलने दिया तो मे बी दे हैव ऑलरेडी अनाउंस्ड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी. आई से यू अचीव a 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट इफ यू अनाउंस इट इन अर्लियर, तो ये सारे जितने एंटी मोदी, एंटी निर्मला, एंटी फलाना, ये सब खड़े हुए ना, ये इन्होंने बाधा डालना शुरू किया. नाउ इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अंडर होम,
and it is all the 7 years, last 7 years. So these are all things which is showing that wherever corruption can be curbed, central agencies have countered it. They have used as far as 56J, जिसमें से corrupt officers को without notice निकाल सकते हैं. ऐसे भी इनकम टैक्स में, IAS में टॉप ब्यूरोक्रेट, हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट के इन्होंने निकाला है. तो उस हिसाब से वो चल रहा है. बट द स्टेट गवर्नमेंट करप्शन को तो दे हैव टू डील विद, दे हैव टू कम वन एंड ऑल. अब यूपी में करप्शन क्यों नहीं रिपोर्ट हो रही, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो रही? दिस इज बिकॉज ऑफ दिस. दिस इज अ बेसिक डिफरेंस. करप्शन नॉर्थ ईस्ट, I know personally, I know the contribution of Kiran Rijiju, Jitendra Singh and Smriti Irani on bringing about peace in Northeast, employment in Northeast. पहले नॉर्थ ईस्ट को कहते थे 15% तो पॉलिटिकल फैमिलीज खा जाती थी. 100 रुपए में से बजट आते ही 15% जो टॉप पॉलिटिकल फैमिली और ब्यूरोक्रेट्स मिल मिला के खा लेते थे. दलाल 10% और खा लेते थे. बाकी डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं होता था. आज भूपेन हजारिका ब्रिज वगैरह गुवाहाटी से चाइनीज बॉर्डर तक 8 घंटे में जा सकते, 8 to 10 hours. Earlier it was 2 days. So these type of things are game changers. They are game changers. तो ऐसे काफी कुछ हो रहा है. बट करप्शन में ये बेसिक प्रॉब्लम है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में, पंजाब में ड्रग अनअबेटेड जा रही है तो स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में, अगर राजस्थान में गंगानगर में पाकिस्तान आर्म्स बिक रहे हैं और लाइसेंस भी इश्यू हो रहे हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन में, उसमें मोदी जी कुछ कर नहीं सकते. दिस इज अ बेसिक. एंड देयर फॉर एग्जांपल राजस्थान गवर्नमेंट इज रूल्ड बाय पर्टिकुलर पार्टी एंड दे आर वेरी क्लोज टू मैडम. कुछ नहीं कर पा रहे. तो वहां तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर जैसलमेर में कुछ गलत चीजें हो रही है, जोधपुर में हो रही है, बालोतरा में हो रही है, तो दे आर ऑल प्रॉब्लम दैट हैज टू बी एड्रेस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. ये बेसिक डिमार्केशन ऑफ पावर जो दिया हुआ ना, इस वजह से. आरिफ जी, आप दोनों हजरात से सवालात मेरे पास इतने हैं कि पूरी रात निकल जाएगी. तो मैं आखिरी एक सवाल आप लोगों के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, खासतौर पे भारत में आप दोनों बैठे हैं तो काफी टाइम हो गया है. प्रधान सर, आपके लिए एक अगेन आउट ऑफ सिलेबस सवाल है. आप इतने इश्यूज पे बात करते हैं कि सारे इश्यूज कवर करते हैं, इसलिए आपने अभी एक खबर आई थी शिल्पा शेट्टी के शौहर राज कुंद्रा के हवाले से, तो उस पर आपने लिखा था, पहले मैंने आपका एक वो लेख देखा, उसमें आप ये बता रहे थे कि शिल्पा शेट्टी की आपने हिस्ट्री बताई उसके शौहर की, IPL के मैचेस में, फिर आपने IPL को भी लताड़ा था और सारा कुछ किया था. इसके बाद आपका एक लेख आया और आपने कहा कि ये प्रोफेशनल वो है, कंपटीशन है कंपनीज के दरमियान, और इसमें तो दो अलग अलग चीजें. पहले ऐसा लग रहा था कि आप राज कुंद्रा को अपोज कर रहे हैं, दूसरे में ऐसा लग रहा था कि नहीं आप सपोर्ट. एक्चुअल में क्या कहानी है सर? देखिए आरिफ भाई, अगर आप बॉलीवुड और क्रिकेट को देखें भारत में, तो बॉलीवुड में जो एक्ट्रेस होती हैं, जब वो अपने पीक पे पहुंच जाती हैं, क्योंकि किसी भी एक्ट्रेस का टाइम 5 से 10 साल से ज्यादा नहीं होता, तो जब वो अपने पीक पे पहुंच जाती हैं तो वो ऐसे आदमी से शादी करती हैं जो शादीशुदा पहले से होता है, डाइवोर्स वाला होता है. चाहे वो करीना कपूर हो, चाहे वो शिल्पा शेट्टी हो, चाहे वो रानी मुखर्जी हो, चाहे वो कोई भी हो. ये उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है. और आदमी ऐसी महिलाओं से काम करता है ताकि उसका जो ग्लैमर है उसके पीछे उसके कच्चे चिट्ठे छिप जाए. क्रिकेट में एक काम होता है जहां बीवियों का इस्तेमाल बेटिंग बुक मैनेज करने में के लिए किया जाता है, और बेटिंग, क्योंकि कोई उस पर शक नहीं कर. राज कुंद्रा का जो केस है वो 2 तरह का है. एक है मॉरल केस और दूसरा है टेक्निकल केस. मॉरल केस, पॉर्न बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बेचना चाहिए, ये मॉरल इशू, और इसमें विभिन्न देशों की, विभिन्न लोगों की सोच अलग अलग हो सकती है. एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, आप कितना YouTube चला लीजिए, कितना सोशल मीडिया चला लीजिए, दुनिया भर में
50 से 60%, 70% रेवेन्यू इंटरनेट बिजनेस में पॉर्न से आता है। दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, डिजिटल इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो पॉर्न है। अब राज कुंद्रा की बीमारी क्या है? मैं उसके पास्ट में नहीं जाता, मैं उसकी अप्रिशिएट करता हूं कि वो एक बिजनेसमैन है, उसका जुगाड़ू दिमाग है, वो रास्ता खोजना जानता है। भारत का जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट है, वो एक्ट ये कहता है कि आप महिला का निपल और प्राइवेट पार्ट नहीं दिखा सकते। इस चीज को एक्सप्लॉइट राज कपूर साहब के टाइम से हो रहा है, जब उन्होंने मेरा नाम जोकर में ब्लाउज फाड़ा था, या राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी को वाटरफॉल के नीचे नचाया था या नहलाया था, जो भी करा था, मैंने देखा नहीं, सुना है। राज कुंद्रा ने उसी का इस्तेमाल करा। राज कुंद्रा के सर्वर भारत में नहीं, और उसका जो बोल्ड कंटेंट है जिसमें न्यूडिटी है पूरी, वो ना भारत में शूट होता है ना भारत में स्टोर होता है। सिनेमेटोग्राफी एक्ट ये कहता है कि टीवी, फिल्म और सर्वर, भारत में जो प्रोटेक्शन है उसमें आप निपल और प्राइवेट पार्ट नहीं दिखाते। वो ये नहीं कहता था कि भारत में विदेश से दिखाने वाले पे भी उसको फॉलो करना हो। तो राज कुंद्रा ने ये फॉलो करा। जो वो भारत में बनाता था वो सॉफ्ट पॉर्न है, और सॉफ्ट पॉर्न जहां तक मैं समझता हूं कि साबुन बेचने के लिए महिलाओं को शावर के नीचे नहलाना और बाथटब में नहलाना भी सॉफ्ट पॉर्न ही हुआ एक तरह से, तो कोई खास फर्क नहीं। प्रॉब्लम कहां आई? राज कुंद्रा अरेस्ट क्यों हुआ? 2021 फरवरी में आईटी एक्ट आया, जिसमें यह लिखा था कि भारत में अगर आप बिजनेस करते हैं, आप भले ही विदेश की कंपनी हो, तो आपको भारत के सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा, जिसमें सिनेमेटोग्राफी एक्ट भी आ गया। अब जब वो आ गया तो राज कुंद्रा अंदर हो गया। लेकिन और आप देखिए, जितनी भी एफआईआर फाइल हुई वो एक्ट आने के बाद हुई, एक्ट से पहले नहीं हुई। अब फाइल क्यों हुई उसका भी एक कारण है। Amazon, नेटफ्लिक्स, रिलायंस और जो माध्यम है, जो डिजिटल ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इन सबका टोटल सब्सक्रिप्शन भी 2 करोड़ नहीं है। और राज कुंद्रा का लॉकडाउन में उसके ऐप का सब्सक्रिप्शन 10 करोड़ हो गया था। अब लोग ये बोलते थे, राज कुंद्रा ये बोलता था, हमें 100 रुपए महीना दो और सारी मस्ती लो। अब ऐप तो बाहर लोडेड है, कंटेंट बाहर से अपलोड हो रहा है, कोई लॉ ब्रीच नहीं हुआ। लोग जो ठरकी हैं, और ठरकी में एक बात याद रखिए, आदमियों को दोष मत दीजिएगा, भारत में पॉर्न देखने वाली महिलाओं की उतनी ही संख्या है जितनी आदमियों की है। तो लोगों ने कहा भाई 100 रुपए देख के कंटेंट दिख रहा है, फिल्मों से बेटर है, तो उन्होंने सब्सक्रिप्शन शुरू करा। 10 करोड़ सब्सक्रिप्शन हो गया राज कुंद्रा का, यानी राज कुंद्रा महीने के 1000 करोड़ कमाने लगा। इसीलिए उसने कहा था कि मैं जितना एक महीने में कमाता हूं, सलमान खान एक फिल्म में भी नहीं कमाता है। तो अब ये बात रिलायंस, नेटफ्लिक्स और अमेज़न वगैरह को हजम नहीं हुई, क्योंकि आप तो 200 करोड़ करके खर्च के कंटेंट बना रहे थे। 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर कंबाइंड में नहीं थे, कोई खरीदता नहीं था। और ये बंदा 5 मिनट की फिल्म बनाना था, उसके बाद बीवी के साथ 5 दिन वीडियो खेलता रहता था, मेम बनाता रहता था अपने यूट्यूब पे और अपने फेसबुक इत्यादि टिकटॉक पे। तो इसको फंसाया कैसे जाए, इसका धंधा बंद कैसे किया जाए? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे साबुन बनाने वाली कंपनियां महिलाओं को नहलाती हैं शावर में, नदी में, झरने में साबुन बेचने के लिए, और रामदेव बाबा ना महिलाओं को नहाता है, लेता है, ना नहलाता है, और साबुन उनसे ज्यादा बेच देता है। तो राइवल कंपनी ये कहती है इसका धंधा बंद करो, तो वो बनाती है, वो डुप्लीकेट प्रोडक्ट निकलते हैं, और प्रोडक्ट निकाल के रामदेव को बदनाम किया जाता है,
और आपको मैं बताऊं, ऐसे प्रोडक्ट गाजियाबाद और नोएडा में बहुत बनते हैं, बेसमेंट में कंपनियां हैं जहां बनती हैं। तो राज कुंद्रा की कहानी ये पूरी बिजनेस राइवलरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो सवाल रहा मॉरल का, वो एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। और मॉरल का सवाल में जब आप मॉरल साइंस पढ़ो तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये ना हिंदू की बात है, ना मुसलमान की बात है, ना किसी धर्म से रिलेटेड है। आदि काल से मानव इतिहास में महिलाओं का हमेशा इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो लड़ाई हो, चाहे राजपाट हो, चाहे किसी भी रूप में, और वो आगे भी होता रहेगा। इसको आप फेमिनिज्म से रिलेट मत करो, ये सत्य है। जितना जल्दी ये सत्य समझ लो उतना ज्यादा है। दूसरी बात, जब आप मॉरल की बात करते हो तो आप पहली उंगली आपके ऊपर उठती है कि आप फिल्मों में आइटम नंबर क्यों देखते हो, आप ऐसी फिल्मों को क्यों सपोर्ट करते हो जहां कम कपड़े में महिला घूमे या जहां कम कपड़े में आइटम नंबर बनाए। तो कल्प्रिट जितना बनाने वाला है उतने आप भी हो। आप वो कंटेंट अगर नहीं देखोगे तो बनाने वाला क्यों करेगा। तीसरी बात, आप बोलते हो राज कपूर ने महिलाओं को एक्सप्लॉइट करा। आरिफ भाई, मेरे पास एक महिला आती है, वो कहती है मैं फिल्म करने के 5 लाख लूंगी, दूसरी कहती है कि मैं फ्री में करूंगी, तीसरी कहती है मैं फ्री में भी करूंगी और आपको मजे भी दूंगी। तो मैं किसको उठाऊंगा? तीसरी वाली को। तीसरी वाली को उठाऊंगा। अब तीसरी वाली को क्यों उठाऊंगा, ये सवाल उस तीसरी वाली के माँ बाप से पूछना चाहिए कि आपकी जो पतंग कट के उड़ रही है ना लूटने के लिए, आपने डोर क्यों नहीं पकड़ी? क्योंकि आप शुरुआत इससे हो गई कि मेरी बेटी डॉक्टर, हीरोइन या क्या बनेगी अस्पताल में, धर्म से शुरू नहीं हुई। जो मैंने शुरू से कहा था, मुसलमान क्रिश्चियन धर्म से जुड़ा होता है, सिख धर्म से जुड़ा होता है, हिंदू धर्म से जुड़ा नहीं है, जैन धर्म से जुड़ा है, बुद्धिस्ट धर्म से जुड़ा है। हिंदू ने खुली ढील दे दी है, तो जहां पर खुली ढील मिलती है पतंग उसी की कटती। तो आप राज को कैसे दोष देते हो जब आप खुद खोल के तैयार हो जाते हो। अब एक महिला एक्टर है, घर से भागी, घर से भाग के वो आज बोलती है मुझे इसने एक्सप्लॉइट करा, उसने एक्सप्लॉइट करा। तो आप तो एक्सप्लॉइट होने के लिए खुद आए थे ना, क्योंकि सक्सेस के लिए उसने कहा हम आपको सक्सेस देंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आपने दी। आप प्रिंटी जिंटा नहीं बनी, प्रीति जिंटा ने बिजनेस बॉलीवुड छोड़ दिया। ऐसी बहुत सारी और हीरोइन है जिन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया क्योंकि उनको कंप्रोमाइज करने के लिए बोला था। लेकिन आप में वो सक्सेस का भूत था। तो देखो, दूसरे को दोष देना, आदमियों को दोष देना बहुत आसान होता है। आप अपनी क्रिमिनलिटी भी तो देखो। आपको किसने कहा था कि आप सब कुछ उनको दे दो सक्सेस के लिए, फिल्म के लिए? आप एनएसडी में जाती, एनएसडी के स्टूडेंट बनती, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, वहां पर ड्रामा सीखती, आपकी अच्छी एक्टिंग स्किल होती। कोई अच्छा डायरेक्टर जो इन चीजों में नहीं पड़ता है आपको ब्रेक देता है। लेकिन जब सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, तो आरिफ भाई अगर सब्जी लेने जाओ और सब्जी वाला एक 10 रुपए किलो आलू बेचे, दूसरा बोले साहब मैं आपको आलू तो फ्री में दूंगा, साथ में आलू फ्री में दूंगा, साथ में हरी मिर्च भी और दूंगा, तो किससे खरीदोगे भाई? जो फ्री में हरी मिर्च देगा। तो आप मेरे को ये बताओ, राज कुंद्रा टेक्निकल ग्राउंड पे कहां फंसा? सही है। और टेक्निकल कोर्ट जो है, चाहे कोई भी भारत का ट्रायल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वो इमोशनल डिसीजन नहीं लेता है, वो मॉरल साइंस पे डिसीजन नहीं लेता है, वो टेक्निकलिटी पे देता है, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी डिसीजन नहीं लेता है। अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे डिसीजन लेने की बात होती तो शरद पवार कब के जेल में बैठे होते, वोरा कमेटी की रिपोर्ट की वजह से। लेकिन कोर्ट टेक्निकल एविडेंस पे जाता है, और टेक्निकल एविडेंस राज के पास है नहीं, क्योंकि आईटी एक्ट फरवरी का आने के बाद तो राज ने कोई न्यूड अपलोड नहीं करा। तो उससे पहले जो करा है वो एक्ट में क्लियर है। तो आप बता दीजिए मेरे को टेक्निकल ग्राउंड पे कहां क्रिमिनलिटी बनती?
सही, एग्रीड। सर, आपने अभी जो बात की उसमें मुझे याद आया कि इवन शेविंग फोम की भी एड में औरतों को दिखाया जाता है। अच्छा, मनीष सर, एक आपसे भी आउट ऑफ सिलेबस सवाल आ गया है। मैं यूनाइटेड नेशंस जिनीवा ह्यूमन राइट्स सेशन अटेंड करने 1994 से रेगुलर जाता हूँ। मैंने एक चीज नोट की 90s में और अभी ये 2-3 साल पहले तक भारत से जो सिविल सोसाइटी आती थी वहां पे भारत की चीजों को डिफेंड करने के लिए, जैसे पाकिस्तान से जो सिविल सोसाइटी आती है वो तो आईएसआई बैक्ड होती है। वो भारत के खिलाफ बात करेंगे, कश्मीर पे करेंगे, इस पे करेंगे, भारत में माइनॉरिटीज पे। भारत से जो सिविल सोसाइटी आती थी ना, वो या तो होते थे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, या होते थे जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर, या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के। इसके अलावा कोई नहीं आता था। इन 3 यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर आते थे जो भारत की तरफ से सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी करते थे। अब तो कोई भी नहीं आता ना, ये वाले प्रोफेसर तो बिल्कुल बंद हो गए, और अब भारत का सिविल सोसाइटी सेक्टर बिल्कुल खाली होता है। पाकिस्तान तो वहां से मेरा ख्याल है 200 लोग आते हैं पाकिस्तान से, कश्मीर के नाम पे, खालिस्तान के नाम पे, इंडियन माइनॉरिटीज के नाम पे, फलस्तीन के लिए, दुनिया जहां के इश्यूज के लिए। भारत ने बिल्कुल बंद कर दिया है। तो ये एक पैरेलल फॉरेन ऑफिस नहीं है सिविल सोसाइटी, जो कि भारत की ट्रू रिप्रेजेंटेशन करता। देखिए, इसका जवाब मैं डॉक्टर प्रधान जी के एक स्टेटमेंट से ले जाता हूं कि जो लेफ्टिस्ट अपने टाइम पे काम करते थे, सरकार को सपोर्ट करते थे, उन्होंने कभी भी मिनिस्टरशिप नहीं मांगी। वो यूनिवर्सिटीज को कैप्चर करते थे, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, और बाकी यूनिवर्सिटीज में। तो उनको वो जब कैप्चर कर रहे थे तो वहां से जो प्रोफेसर आएगा तो वो लेफ्टिस्ट नरेटिव का ही पहले आया था। आप बाई चांस 1994 में यूएनएचआरसी सेशन में थे तो 7 मार्च का तो आपने देखा ही होगा, नरसिम्हा राव एक डेलीगेशन में अटल बिहारी जो अपोजिशन लीडर थे उनको भेजा था। उस तरीके का एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर था। वो 7 मार्च को जब कश्मीर के ऊपर विक्ट्री हुई थी इंडिया की ह्यूमन राइट्स वगैरह, खैर वो तो एक रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री, दैट्स ऑल। बट हैविंग सेड दैट, जो प्रोफेसर आएंगे सिविल सोसाइटी पे ऐसे ऐसे प्रोफेसर हैं, आज भी है, उनको बड़ी बिंदी प्रोफेसर बोला जाता है, जिनके एनजीओ को इवन पाकिस्तान से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आता है। तो दैट इज द इकोसिस्टम ऑफ द सिविल सोसाइटी। एंड सिविल सोसाइटी में काफी जितने वही लेफ्ट इकोसिस्टम के लोग जो यूनिवर्सिटीज को कैप्चर कर रहे थे, वही सिविल सोसाइटी कैप्चर कर रहे थे। तभी जब 2018 का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट आई थी, if you have read the report on Kashmir, both sides of Kashmir, there are a lot of things which are unfounded, or the reliance has been exclusively placed on Mehbooba Mufti's rantings. AFPSA has been duly, मैं एक आदमी था जिसके उसके ऊपर उन्हीं दिनों मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था, सुरक्षा मणि के ZSL मीडिया में मेरा ब्लॉग छपी है। तो वो एक चीज है। तो इकोसिस्टम जो है ना सिविल सोसाइटी का और प्रोफेसर्स ऑफ द का एक ही खेमे के और एक ही हमाम के सब नहाने वाले थे, तैराकी थे, एक ही हमाम के तैराकी थे वो लोग, वो सिविल सोसाइटी। अब क्या है, अच्छा उसमें एक और चीज है, सिविल सोसाइटी जो बनी थी, आपको याद होता सार्क विच हैज नाउ फेल्ड बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, इनका एक साउथ एशियन फ्री मीडिया एसोसिएशन कह के होता था। ड्रग्स की पेडलिंग करते थे। हालांकि उन्होंने कश्मीर को भी माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर लिया। उनके साइट में ही है सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन कश्मीर के 2012 से भी। और ऊपर से उनके कई बार डेलीगेशन में
some members coming from media members are coming from Pakistan have been found to have brought in drugs. तो इस वजह से वो सिविल सोसाइटी के जो नींव थी वो क्लीन नहीं थी, उनका इंटेंट क्लीन नहीं था. तीस्ता सेंटर फॉर फ्रीडम एंड ऑल, उन्होंने तो सारे पैसे अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च किए, जावेद आनंद एंड तीस्ता सिल्वा. ऐसे सिविल सोसाइटीज की जो नींव थी वो एक इकोसिस्टम से बन के आती थी. वो इकोसिस्टम जो है ना, एक पर्टिकुलर नैरेटिव, एक पर्टिकुलर कमिटमेंट टू ए फैमिली और अ पार्टी और आइडियोलॉजी का था. तो उसके जो नया सरकार आने के बाद उस इकोसिस्टम की नींव हिल गई है. तो उनके पास आगे देखिए, उधर आके ह्यूमन राइट्स कमीशन हो या ह्यूमन HCR और ह्यूमन राइट्स हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, कहीं पे भी आना पड़ा. जेनीवा में ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं. आपको एक इंटरेस्टिंग चीज होगा, वहां द स्टेट एंड द सिविल सोसाइटी कैन नॉट बी स्पीकिंग इन एनी इंटरनेशनल फोरम इन डिफरेंट वॉइसेस. दैट इज नंबर वन बेसिकली. तो एक तो, और दूसरी चीज है, देयर आर हार्डली प्रेजेंस ऑफ एनीबडी इन द सिविल सोसाइटी विच इज सिविल सोसाइटी, मतलब जो एनजीओ का ग्रुप्स हैं. अब एनजीओ को फॉरेन फंडेड एनजीओ भी हैं. 2017-18 का फिगर्स बता दूं, 18,500 करोड़ फॉरेन कंट्रीब्यूशन आए थे. 2 करोड़ फॉर MHA के वेबसाइट में 17-18. 12,000 केम फॉर क्रिश्चियन मिशनरीज for several activities, purportedly for, they used to say for education and health, but वो tribals को convert करते थे. It's all validated. 5,500 came for jihadi organizations. आप MHA का, और another 500 came for such organization which will file vexatious public interest litigations like PETA or Jallikattu or whatever, the Diwali ban or this or that and all. Environment, energy efficiency, चाहे energy adequacy, energy dependency खत्म हो जाएगा, तो उसके ऊपर, उस प्रोजेक्ट के ऊपर एक MPIL 500 crores were coming for that. Another 250 crores only were coming for certain organizations which are working in spiritual upliftment and all, irrespective whether Buddhist or Sikh or Hindus or whatever it is. That is the basic structure of the FCRA. उसके बाद 2019 के बाद some regulations have been tightened. Some regulations have been tightened, that sort of a code of conduct has been introduced and some compliances have been increased. वो डिसिप्लिन करने के लिए थी. तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये सिविल सोसाइटी के, ये हाल बोलिए या बेहाल बोलिए, ये सिविल सोसाइटी का बैकग्राउंड है. इसमें उसी एक प्रोफेसर जो चलाती है, उन्हीं का एक सिविल एक एनजीओ है जो पाकिस्तान से भी वो पैसा लेती है. और दूसरी चीज, जब सिविल सोसाइटीज कब को ये कन्वर्शन वगैरह को जब छोड़ दिया, तो दे शुड बी वर्किंग ऑन डिजास्टर रिलीफ एंड ऑल दैट. आज तक इतने सिविल सोसाइटीज में कोई भी डिजास्टर रिलीफ में मुझे मेरे संज्ञान में नहीं. और डिजास्टर रिलीफ के ऊपर हमारा फंड पॉलिसी भी बड़ा क्लियर है. मोदी गवर्नमेंट के पहले बार कहा था लास्ट 2 years बैक कि वी डोंट वांट फॉरेन एड, वी हैव एडिक्वेट रिसोर्सेज टू मीट द रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहैबिलिटेशन एंड रिलीफ ऑफ आवर ओन disaster affected people. This is the policy of the present government of India. तो इसमें जब डिसास्टर जैसे कंटिंजेंसी में आपको रिलीफ की जरूरत नहीं है, तो बाकी जो शेडी एक्टिविटीज के लिए इनका पैसा आने की क्या जरूरत है. इसलिए द स्क्रूज हैव बीन टाइटन और उनकी प्रेजेंस चैलेंज हो गई है. ये भी एक वजह है कि नाउ दे आर नो मोर गोइंग टू सच ऑर्गेनाइजेशन देयर. तो ऐसे कई फैक्टर्स रिसेंटली लास्ट 3-4 years में हुए हैं जो उनके प्रेजेंस को खत्म करता, टोटली उनका रेलेवेंस को. स्टेट पॉलिसी हो, पहले वो इंटरवेंशनिस्ट थे, पहले दे कुड गेट एनीथिंग डन
फॉर एग्जाम्पल जो NAC बनी थी सोनिया जी के चेयरमैनशिप पे, उसमें मैक्सिमम लोग सिविल सोसाइटी के ही थे। आप एक बड़ा नक्सल सपोर्टर के हस्बैंड या पार्टनर जो है NAC के मेंबर थे। ऐसे लोग NAC के मेंबर थे जो सिर्फ their only qualification to NAC membership was their loyalty to the chairman's family. और वो पॉलिसी इंटरवेंशंस करते थे, but now that has stopped, and that is one of the reason many of the civil societies have lost their relevance, and that is the reason there is hardly any presence in any UN forum. Arif ji, thank you. थैंक यू सर। आप दोनों हजरात के सामने मैं एडमिट करना चाहता हूं कि एक यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर अटेंड करके भी वो इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती जो खाली आपके साथ इस सेशन में मिली है। यू बोथ हैव बीन वंडरफुल सर, कीप गाइडिंग अस सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। Thank you very much. Thank you, Arif bhai. Thank you.